तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि ज़ॉम्बी को सर्दी लग गई थी, तो वो छींक छींक के दुनिया खत्म कर दे रहा था। मंगल ग्रह का तो नंबर लग ही गया था, धरती का भी लगने ही वाला था, इसलिए वहाँ पे जिका आ गया था और वो लोगों से कहता अगर दुनिया बचानी है तो फिर मेरे साथ चल लो। और वो पूरी अर्थ के साथ साथ जितने भी लोग वहाँ पे थे उन सभी लोगों को डेटा के अंदर चेंज कर देता है और उन्हें गेम वर्ल्ड के अंदर शिफ्ट कर देता है। जब ये लोग गेम वर्ल्ड के अंदर आते हैं तो फिर इनकी मुलाकात लिया से होती है, जो कि इन लोगों को बताती है कि गेम वर्ल्ड के अंदर जिंदा रहने के लिए उन्हें यहाँ पे गेम पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसको वो लोग गेम खेल के यहाँ पे अर्न कर सकते हैं और जीत सकते हैं। बेसिकली उनका यहाँ पे हगना मूतना भी गेम पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो फिर गेम खेल के गेम पॉइंट्स को अर्न करना पड़ेगा और साथ में वो लोग यहाँ पे ज़ॉम्बी की जो बीमारी है उसको भी ठीक कर सकते हैं। वहीं पे ज़ॉम्बी अपनी नाक को चेक करता है तो उसकी नाक पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। खैर इसके बाद तभी लोगों को जो वर्ल्ड था वो यहाँ पे गिरने लगता है, यानी कि इन लोगों को पॉइंट की तुरंत जरूरत है, इसलिए लिया उन लोगों को गेम के अंदर भेजती है, जहाँ पे ज़ॉम्बी के साथ में वैम्पायर क्वीन, चीफ, डुआंग और ब्लैकी जाता है। मैं इनके नाम भूल सकता हूँ तो तुम लोग कैरेक्टर से याद कर लेना। और यहीं पे शायद वीडियो खत्म हो गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग गेम के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं और गेम का नाम ऑनर ऑफ किंग्स था, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्लैकी, वैम्पायर क्वीन और डुआंग और चीफ ये तो एक जगह पे टेलीपोर्ट होते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी इनके साथ टेलीपोर्ट नहीं होता, वो कहीं और ही निकल गया था। तो फिर हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं और गेम ने इसको जानवर समझ के जंगल के अंदर ट्रांसफर कर दिया था और इसकी एचपी यहाँ पे 50 थी। खैर इसके बाद ऑनर ऑफ किंग्स शुरू हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि कई सारे सोल्जर्स यहाँ पे वैम्पायर क्वीन की तरफ आगे बढ़े थे। तो वैम्पायर क्वीन आगे से ब्लड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एक ब्लड की ब्लेड बनाती है, जो कि इतनी बड़ी थी कि जब सामने की तरफ जाती है तो वो सभी सोल्जर्स को बीच से 2 हिस्सों में काट देते हैं और उसके सामने जो पेड़ पहाड़ आ रहे थे वो उनको भी यहाँ पे बीच से 2 हिस्सों में काट गिराती है। वह पे क्वीन इतना इलाका साम करने के बाद में चीफ से कहती है कि ऊपर का इलाका तुम्हारा है, जिसपे चीफ आगे से यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स को इकट्ठा करता है और ट्रांसफॉर्म होकर एक मेगा कैनन निकालता है और एनिमे वाला जो स्टार था जिसको डिस्ट्रॉय करना था गेम को खत्म करने के लिए, वो उसके ऊपर निशाना लगा के उसे यहाँ पे एक बार में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ये लोग एक एरिया को यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। वही पे क्वीन एक सोल्जर के सर को कुचलते हुए कहती है कि ये सभी एनिमीज इतने ज्यादा वीक क्यों हैं, गेम के हिसाब से इन्हें तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। वही पे हम लोग ब्लैकी को देखते हैं जो कि गेम के डिस्ट्रक्शन को चेक कर रहा था और वो हम लोगों को बताता है कि ऑनर ऑफ किंग्स एक बैटल टाइप का गेम है, जहाँ पे 2 साइड से होती है और वो एक दूसरी साइड से ही नफरत करती हैं, इसलिए वो अपने सोल्जर्स को आगे भेजती हैं हमला दमला करने के लिए। गेम को जीतने के 2 तरीके हैं, या तो सामने वाली पार्टी को बुरी तरीके से हरा दो कि वो लड़ी ना पाए, या फिर डायरेक्ट उनके जो स्टाल क्रिस्टल है यानी कि जिसको अब यहाँ पे चीफ ने फोड़ा उन्हें फोड़ दो, तो फिर तो मैच को जीत जाओगे। खैर इस गेम के अंदर जो सोल्जर्स आते हैं वो तो यहाँ पे गेम की तरफ से दिए गए हैं, अभी तक प्लेयर्स ने फाइट नहीं की है, इसलिए वो सोल्जर्स इतने ज्यादा वीक लग रहे थे। जिसके बाद ब्लैकी उन लोगों को समझाता है कि यहाँ पे जिकाई का गेम पहले ही कुछ ज्यादा अजीब है और ऊपर से यहाँ पे बाकी सिविलाइजेशन के लोग भी रहते हैं, यानी कि उन्हें भी गेम खेलना पड़ेगा अगर वो लोग यहाँ पे डेली सर्वाइव करना चाहते हैं। तो ब्लैकी उन्हें ये भी बता देता है कि अभी तक उन लोगों ने जिन सोल्जर्स को हराया है वो गेम के एनपीसी हैं, अभी तक रियल एनिमी तो सामने ही नहीं आया है। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि इस बेवकूफ गेम ने यहाँ पे किंग यानी कि ज़ॉम्बी को कहीं अलग ही भेज दिया है। अगर ज़ॉम्बी को यहाँ पे अगर हरा दिया गया तो फिर गेम अपने आप ही खत्म हो जाएगा। कोई आगे से कहती है कि तुम्हें ज़ॉम्बी की इतनी चिंता क्यों है, क्या ज़ॉम्बी के बिना तुम यहाँ पे इन सभी लोगों को हैंडल नहीं कर सकते हो क्या? साथ में कोई आगे से यहाँ पे चीफ की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये सस्ता रोबोट भी तो है, इसके साथ हम लोग यहाँ पे आसानी के साथ ये मैच जीत सकते हैं। साथ ही में इन लोगों ने पहले ही डुआंग को पीछे भेज दिया था ताकि पीछे से कोई हमला हो तो वो उन्हें हैंडल कर ले। हम लोग डुआंग को देखते हैं, ये बेचारी बोर हो रही थी, इसे चाहिए था सोना, इसे नींद आ रही थी। और रही बात इस गेम की तो फिर किसे फर्क पड़ता है भाई, सामने वाली पार्टी को हरा और जीतो। जिसके बाद क्वीन में यहाँ पे अपने सोल्जर्स को बाहर बुला लेती है जो कि यहाँ पे एनपीसी थे। जिसके बाद वो चीफ से कहती है कि मेरे साथ चलो। पे ब्लैकी की फटी पड़ी थी क्योंकि वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। खैर इसके बाद क्वीन, चीफ और ब्लैकी यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं सामने वाली पार्टी के ऊपर हमला करने के लिए अपने टावर्स को खुला छोड़ के, मतलब पीछे की तरफ डुआन है लेकिन फिर भी खुला छोड़ के। और तभी इनके पीछे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो सामने वाली एनिमी की पार्टी थी उनकी एक यहाँ पे लड़की रिपेयर होती है जो कि यहाँ पे इन तीनों को नूब कह रही थी। इन्हें पता ही नहीं कि गेम को कैसे खेला जाता है, जिससे यहाँ पे इस लड़की को समझ में आ जाता है कि ये सभी लोग यहाँ पे नए आए हैं, नए प्लेयर्स हैं। बाय द वे इस लड़की का नाम तो A1 दिखाया जा रहा है लेकिन इसका असली नाम 13 है। जिसके बाद एक लड़का 13 से कहता है कि ये सिर्फ नूब ही नहीं एक नंबर के बेवकूफ भी है। और इस बंदे का नाम T13 है जो कि आगे से बताता है कि ये सभी जानते ही नहीं कि इन्हें करना क्या है, गेम कैसे खेलते हैं। ये सब अलग अलग इलाके में फैल गए हैं, अलग अलग तरीके से खेल रहे हैं। तभी इनके पास एक दूसरा बंदा आता है जिसका नाम यहाँ पे K30 है और इसका लेवल 50 है, जो आगे से बताता है कि पिछला जो अटैक हुआ था वो काफी ज्यादा पावरफुल था और गेम के बिना एन्चांटमेंट्स यानी कि गेम भी अपनी तरीके से कुछ आइटम्स देता है ना, जैसे कि स्वॉर्ड हो गई, पावर हो गई, इन लोगों ने वो इस्तेमाल नहीं किया था। ऑफ कोर्स ये साले खुद ही पावरफुल है, कहाँ इस्तेमाल करेंगे उनका। इसीलिए K30 को समझ में आ जाता है कि ये अपने वर्ल्ड के पावरफुल वो लोग होंगे जो कि पावर हाउस कहलाते हैं। तब एक दूसरी लड़की यहाँ पे आती है जो कि इनकी बॉस होगी या फिर सीनियर होगी, जो कि इन लोगों से कहती है कि बात करना बंद करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग पावर हाउस है या फिर नूब है, हमें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि उनका लेवल क्या है जब हम उन लोग उन्हें टेस्ट करेंगे। जिसके बाद लड़की अपनी स्किल का इस्तेमाल कर रही थी जो कि यहाँ पे बेलो को कंट्रोल कर सकती है। मैं इसे बेलो तो नहीं कहना चाहूंगा लेकिन मैं इसे बोलूंगा ये सर्किट्स को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन तुम इन्हें बेले ही मानो, ज्यादा दिमाग खर्चा ना करो। खैर जब
जब ये तीनों भाग रहे थे तभी इनके नीचे से बेलें बाहर निकलती हैं, तो ये तीनों ने डॉज कर लेते हैं, डॉज का सीधा उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन ये बेलें इनफिनाइट थी, इसलिए ये दोबारा वहां पे रिपेयर हो जाती हैं और तभी इनके सामने वो लड़की आती है जिसका नाम हमें यहाँ पे S99 दिखाया जा रहा है। ये इनका कोड नेम भी हो सकता है, लेकिन इनकी सिविलाइजेशन के अंदर यही नाम दिया गया है, मैंने पूरी पढ़ ली है। तो खैर S99 उन लोगों से कहती है कि तुम लोग कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गेम के अंदर गेम के रूल्स चलते हैं और जो इन रूल्स को फॉलो करता है वही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कहलाता है। जिसके बाद वो यहाँ पे नमूना दिखाते हुए बिलों को कंट्रोल करते हुए खटाखट उनके ऊपर हमला करने लगती है। जैसा कि उन्हें बताया कि ये बिल इन्फिनाइट, तो ये बहुत ज्यादा तादाद से आगे बढ़ती जा रही थी और उनके ऊपर हमला कर रही थी। 13 ये सब कुछ देख रहे थे, वो आगे से कहती है अगर सिस्टर S99 इसी तरीके से उनके ऊपर चार्ज करेंगे तो फिर हम लोगों को यहाँ पे प्लान और टैक्टिक्स बनाने का फायदा ही क्या है। जिस पे T13 आगे से कहता है कि वो सभी नूब्स हैं, उन्हें एक बार में ही क्रश कर देने में ही ज्यादा फायदा रहेगा और हम लोग जल्दी गेम खत्म कर पाएंगे। जिस पे 13 आगे से कहती है ठीक है। जिसके बाद वो अपने एक और साथी को यहाँ पे कॉल लगाती है जिसका नाम बिग टी था और वो उसे कहती है कि जंगल के अंदर मॉन्स्टर्स को फार्म करना बंद करो और जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, हमारे साथ मिलो। जिस पे बिग टी आगे से बताता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, उनका जो जंगल है वो चोरी हो चुका है। जिस पे 13 आगे से बोलती है कि कितनी बार बोला है भाई, हरी घास के नशे ना करा करो, हो गए ना भंड, जंगल कैसे चोरी हो सकता है, बिहार में थोड़ी ना है हम लोग की रातों रात जंगल ही गायब हो जाएगा। जिस पे बिग टी आगे से बताता है कि जंगल नहीं, पूरा का पूरा पहाड़ ही गायब हो चुका है जिसके ऊपर जंगल था। जिसके बाद हमें कैमरा से दिखाया जाता है तो जंगल का जो हिस्सा था वो उखड़ के आसमान में उड़ रहा था। इसीलिए बिग टी कहता है कि पूरा का पूरा जंगल ही गायब हो चुका है। ऑफ कोर्स ये करिश्मा हमारे ज़ॉम्बी ने ही किया था। हम लोग देखते हैं कि ये मुंह में लॉलीपॉप लिए जंगल उठा के उड़ रहा था और ज़ॉम्बी ने ये करिश्मा बेफालतू में नहीं किया था। दरअसल वो यहाँ पे जब आया था तो फिर उसे मुर्गे दिखे थे, तो उससे भूख लगी थी तो उसने यहाँ पे चिकन लेग पीस खाया। और क्योंकि ये गेम वर्ल्ड है इसलिए यहाँ पे जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो रिस्पॉन हुआ करती हैं, इसलिए यहाँ पे ज़ॉम्बी उन्हें जितनी बार मारता वो उतनी बार रिस्पॉन हो जाते। इसलिए उसके पास यहाँ पे अनलिमिटेड अनइनफाइनाइट रिसोर्स आ गया था, इसीलिए वो जंगल लेके ही चला गया। ये कहते हुए घर में रहेगा तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि सर्दी की वजह से ये दलिया खा के पक गया था, अब चिकन लेग पीस खाएगा। खैर ज़ॉम्बी इसी तरीके से पहाड़ लेके उड़ रहा था, तभी उस टाइम पे बिग टी उसके ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है जो उसके एकदम चेहरे से स्यू से करके निकलती है और उसकी चिकन लॉलीपॉप को लेके जाती है। तो फिर ज़ॉम्बी पहाड़ को वहीं पे ही छोड़ता है और नीचे एंट्री मारता है और पहाड़ उसके पीछे से धड़ाम से जाके गिरता है। वहीं पे ज़ॉम्बी अपने चिकन लॉलीपॉप को देख के कहता है कि उसे यहाँ पे अपना खाना गिराना और खाना वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी बिग टी उसके पीछे आता है, लेकिन ज़ॉम्बी का ज्यादा ध्यान अपने चिकन लॉलीपॉप के ऊपर था। वो आगे से उसे साफ ऑफ करके कहता है कि चुपचाप लपेट लेता हूँ, किसी ने नहीं दिखा। हम लोग बिग टी को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी को देख के कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि ये नई प्रजाति कहाँ से आ गई, लेकिन जब वो उसके अपने सिस्टम के अंदर स्कैन करता है तो जैसा कि मैंने बताया है कि गेम यहाँ पे ज़ॉम्बी को जानवर समझ रहा है, तो उसके ऊपर छोटा सा जानवर लिख के आता है जिसकी HP यहाँ पे 50-50 की थी। इसलिए बिग टी को यही लगता है कि ये उसका अपोनेंट बन ही नहीं पाएगा। ये ज़ॉम्बी से बोल रहा है कि ये उसका अपोनेंट नहीं बन पाएगा, भैया तुम अपने यूनिवर्स के फाइनल बॉस के सामने खड़े हो। जैसा कि मैंने बताया कि गेम इन लोगों को यहाँ पे कुछ अनलिमिटेड चीजें देता है, जैसे कि वेपन हो गया, एबिलिटीज हो गई। इसीलिए बिग टी यहाँ पे गेम के इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहा था जिसका नाम हंटिंग एक्स था, जो कि छोटे एनिमल्स के ऊपर एकदम भारी हमला करता है। फिर इसके बाद हमें बिग टी का नाम दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे T255 था। बिग टी ही बुलाते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। जिसके बाद वो 13 से कहता है कि तुम लोग अपना काम करो, सबसे पहले मैं इसको निपटाता हूँ, जिसके बाद तुम्हें आके ढूंढता हूँ। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे बिग टी और उसके यहाँ पे सिविलाइजेशन के बारे में बताया जाता है कि बिग टी जिस सिविलाइजेशन से आता है उसको यहाँ पे मर्चेंट गिल्ड सिविलाइजेशन बोला जाता है और यहाँ पे जो इनका कोड नेम या फिर नाम रहता है इनके एम्प्लॉय नंबर पे आता है, यानी कि पहले कंपनी के अंदर 10 लोग हैं तो फिर अगर तुम 11वें पे ज्वाइन करते हो तुम्हारा ये लोग नाम T11 कर देंगे। हम लोग यहाँ पे एक कॉस्मोस कंपनी को देखते हैं जो कि इस वर्ल्ड की एक इकलौती कंपनी है और यही सब कुछ देख रेख करती है। खैर इनकी भी सिविलाइजेशन कैसे न कैसे खतरे में थी, इसलिए जो उनका सुप्रीम बोर्ड था यानी कि कंपनी, उनके डायरेक्टर्स ने फैसला किया कि वो लोग यहाँ पे अपनी सिविलाइजेशन को गेम वर्ल्ड के अंदर डाल देंगे। वह जो बिग टी था वो कंपनी के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का हेड था, यानी कि वो रिस्क मैनेजमेंट किया करता था, यानी कि ट्रेडिंग का बाप था ये। खैर के लिए बिग टी का काम यहाँ पे सिर्फ छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को हंट करना है और यहाँ पे प्रॉफिट को बढ़ाना है, जिसको यहाँ पे जंगल फार्मिंग कहकर ये लोग बुलाते हैं। जंगल के अंदर जाते हैं, मॉन्स्टर हंट करते हैं और अपने प्रॉफिट बढ़ाते हैं, बेसिकली पॉइंट्स। इसलिए बिग टी की जितने भी स्किल्स और इक्विपमेंट है वो यहाँ पे ज्यादातर जंगल मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए ही बनाए गए हैं। पहला तो अपना हंटिंग ग्रेट एक्स है, दूसरा जंगल गार्डियन थ्रोन ऑफ फियर है, जिसको देखते ही छोटे बड़े मॉन्स्टर यहाँ पे घबरा जाते हैं और एकदम स्टन हो जाते हैं। जिसके बाद लाइफ एसेंस है, नेचुरल डिफेंस है, पनीस है और लावा सील्ड है और साथ में कुछ हंटर बूट्स हैं जो कि यहाँ पे लूट और चीजों को बढ़ा देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है और कितना ताकतवर है। बिग टी की यहाँ पे जो जंगल फार्मिंग एफिशिएंसी है वो कभी भी कम नहीं रहती, यानी कि 100 का 100 यहाँ पे एकदम टकाटक माल मिलता है। इसलिए दूसरे शब्दों में यहाँ पे बिग टी को किंग ऑफ द जंगल भी बुलाया जाता है और यही सब सोच के वो यहाँ पे ज़ॉम्बी के ऊपर हमला कर देता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें कभी भी अपना जंगल चोरी नहीं करने दूंगा। खैर बिग टी ने यहाँ पे जो एकदम स्विंग मारा था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि इलाका कांप गया था। जो छोटे मोटे जानवर थे वो तो बेचारे बेहोश हो जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं और एकदम भयानक पावर रिलीज होती है, जिससे यहाँ पे शॉक वेव्स निकलने लगती हैं,
जैसा कि मैंने बताया कि आसपास के जो यहाँ पे जानवर थे वो तो बेचारे एलिमिनेट हो जाते हैं, उनके पॉइंट्स यहाँ पे सीधा बिग टी की झोली में जाके गिरते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में बिग टी को पता चल जाता है कि उसे कोई भी यहाँ पे ज़ॉम्बी का मारने का नोटिफिकेशन नहीं आया है। एक ज़ॉम्बी मरा ही नहीं था क्योंकि वो छलांग मार के अटैक को डॉज कर लिया था। वहीं पे ज़ॉम्बी को ये वाली बात समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक से एक प्लेयर उसके ऊपर हमला क्यों कर रहा है बिना कुछ बोले। जिसके बाद ज़ॉम्बी को समझ में आ जाता है कि ये पक्का एक बैटल रॉयल टाइप की गेम होगी, इसलिए ज़ॉम्बी बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता और वो भी यहाँ पे जवाबी हमला करता है और धड़ाम से बिग टी के ऊपर एकदम जोरदार अटैक मारता है। तो बिग टी जल्दी से यहाँ पे अपने डिफेंस को ओपन करता है, जो कि ऑफकोर्स गेम ने ही दिया है, जो कि यहाँ पे नॉर्मली तो सिर्फ 30% अटैक को ब्लॉक करती है, लेकिन जब इस स्किल का इस्तेमाल यहाँ पे जंगल के अंदर किया जाएगा तो फिर ये अपने अटैक अब्जॉर्प्शन को यहाँ पे 80% तक बढ़ा सकती है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, ज़ॉम्बी का 20% अटैक भी काफी ज्यादा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी के पंच की वजह से वहाँ पे एकदम पावरफुल शॉक वेव निकलती है, जो कि लेजर बीम की तरीके जाती है। और जैसा कि हमें पता है कि ज़ॉम्बी ने कई सारे सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया है, वो इसलिए जब वो यहाँ पे बिग टी की डिफेंस शील्ड के ऊपर पंच मारा था तो फिर उसे फील हुआ था कि यहाँ पे ये वाला पंच यानी कि डिफेंस टीम का जो फोर्स है वो यहाँ पे एशियन आयरन सीट से भी कई गुना ज्यादा है। जिससे हमें यहाँ पे पहला हिंट मिलता है कि ये जगह यानी कि ये गेम वर्ल्ड यहाँ पे ज़ॉम्बी की पावर को लिमिट में कर सकता है। खैर उसी टाइम पे यहाँ पे बिग टी अभी तक मारा नहीं था, इसीलिए वो यहाँ पे जंजीरों का इस्तेमाल करता है और वो यहाँ पे 2 जंजीरें खींच के ज़ॉम्बी के हाथ और पैर के ऊपर बांध देता है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी को अपनी तरफ खींचता है तो ज़ॉम्बी उड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन तभी ज़ॉम्बी खुद को यहाँ पे बीच में रोक लेता है। तो फिर यहाँ पे बिग टी उसकी तरफ खींच के आने लगता है। तो फिर बिग टी हवा में ही अपने एंगल को चेंज करता है और ज़ॉम्बी के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है। तो ज़ॉम्बी आगे से कहता है ओ पंचिंग बैग, जिसके बाद वो यहाँ पे पंच को इजीली डॉज कर लेता है और उसके मुंह के ऊपर किक मारता है। लेकिन बिग टी अपनी जगह से नहीं हिलता। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए तेजी के साथ नीचे झुकता है, तो उतने में ज़ॉम्बी उतनी ही तेजी के साथ वहां से हटता है और यहाँ पे बिग टी के मुंह के ऊपर चढ़ जाता है और अपने हाथों से मसाज देने लगता है। ये काफी ज्यादा अच्छा तरीका है टॉर्चर करने का, जिसको एनिमे के अंदर दिखाया जाता है। जिससे बिग टी की गुद्दे के ऊपर गुस्सा चढ़ता है, जिसके बाद वो दोबारा ज़ॉम्बी के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो ज़ॉम्बी भी सामने से अपने पंच को उसके पंच में टकराता है, जिससे वहाँ पे शॉक वेव निकलती है। ऑफ कोर्स ज़ॉम्बी बिल्कुल भी पीछे नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे बिग टी एक पहिए के तरीके घूमते घूमते दूर जाके गिरता है। वहाँ पे बिग टी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी नाली का कीड़ा है जो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है और फाइट को इतना ज्यादा मुश्किल बनाते जा रहा है। वहाँ पे ज़ॉम्बी भी ये बात एडमिट करता है कि यहाँ के प्लेयर काफी ज्यादा मजेदार हैं। ज़िकाई ने जो जगह ढूंढी है वो सच में काफी ज्यादा कमाल की है। इसीलिए ज़ॉम्बी थोड़ा सा सीरियस होता है और वो अपनी सेकंड फॉर्म के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जिसको देख के यहाँ पे बिग टी दोबारा हैरान कि यहाँ पे एक छोटे से मॉन्स्टर के पास में सेकंड फेज भी है। बेसिकली ये गेम है ना, तो फिर गेम के अंदर जब भी मॉन्स्टर अपनी फॉर्म को चेंज करे तो फिर उसे सेकंड फॉर्म कहते हैं या फिर सेकंड फेज। खैर ज़ॉम्बी बिग टी से कहता है कि बेटा अब तुम रेडी हो जाओ। लेकिन जब ज़ॉम्बी तेजी के साथ आगे बढ़ा था तभी यहाँ पे ग्लिच मार जाता है कुछ, यानी कि ज़ॉम्बी की बॉडी यहाँ पे हैंग करने लगती है, लैग करने लगती है। वो पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। साथ में सिस्टम के तरीके से यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आता है कि एबनॉर्मल स्टेटस देखा गया है, जिसको एलर्जी की तरीके ट्रीट किया जा रहा था, जिसको ठीक करने के लिए कैरेक्टर के यहाँ पे एक्शंस को लिमिटेड कर दिया जाता है, जहाँ पे स्लोनेस बढ़ जाती है और पॉज बढ़ जाता है। बेसिकली गेम तुम्हारे जैसे लैग करता है ना, तुम कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं कर पाते, कभी धीरे हिलना डुलना, उसी तरीके से ज़ॉम्बी के साथ ये चीजें हो रही थी। इसको देख के तो बिग टी भी हैरान थे कि ये क्या हो रहा है भाई। और मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ज़ॉम्बी यहाँ पे सेकंड फॉर्म के अंदर है और उसकी सेकंड फॉर्म हमेशा एग्रेशन में रहती है, यानी कि ज्यादा सोचती नहीं बस कर देती है। इसलिए यहाँ पे सिस्टम का एबनॉर्मल स्टेटस आ गया। लेकिन जब वो अपनी थर्ड फॉर्म के अंदर जाएगा जहाँ पे वो स्टेबल रहता है, यानी कि गुस्से में रहता है लेकिन अपने ऊपर पूरा कंट्रोल लेता है, तो उसकी बॉडी यहाँ पे नॉर्मली मूव करती है, लेकिन वो ज्यादा पावरफुल है। यानी कि गेम की कोडिंग इस तरीके से की गई है कि बंदा एकदम नॉर्मल रहना चाहिए बस, बाकी वो गेम में तबाही कितनी मचाता है ये मैटर नहीं करता। खैर हम लोग बिग टी को देखते हैं और इसकी बुद्धि थोड़ी सी चल नहीं रही है, इसलिए यहाँ पे ज़ॉम्बी को जब इस तरीके से हरकत करते हुए देखता है तो फिर उसे लगता है कि ये जंगल का कुछ नया मैकेनिक होगा। और इसकी बुद्धि उल्टा चल रही थी। उसे लग रहा था कि ज़ॉम्बी जब टकला था तो वो एक पावरफुल कॉम्बैक्ट फॉर्म के अंदर था, लेकिन जब उसने यहाँ पे बिग टी के ऊपर अटैक किया तो वो यहाँ पे कमजोर हो गया, इसलिए उसके बाल आ गए और इसकी वजह से ही वो बेचारा चल नहीं पा रहा है। और इसलिए बिग टी को लगता है कि यही है उसके पास सुनहरा मौका, वो भी यहाँ पे ज़ॉम्बी का गेम बजा सकता है। इसलिए वो कुल्हाड़ी उठाता और तेजी एकदम दोगुनी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और ज़ॉम्बी के ऊपर गलाम से अपनी कुल्हाड़ी दे मारता है। लेकिन उतने में ही ज़ॉम्बी यहाँ पे कहता है कि मुझे उंगल ना करो। जिसके बाद वो एक जोरदार अपरकट मारता है जो कि सीधा यहाँ पे बिग टी के मुंह के ऊपर जाके लगता है और बिग टी हवा में ही गायब हो जाता है। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि अभी ठीक से चल नहीं पा रहा था, ये अभी भी लैग सिचुएशन के अंदर ही था। वहीं पे ज़ॉम्बी को ये वाली चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि ये चीखने से भी कई गुना बदतर था। खैर उसी टाइम पे टी उसके बगल में ही जाके गिरता है तो ज़ॉम्बी कहता है कि सबसे पहले इसे खत्म करो, जिसके लिए ज़ॉम्बी यहाँ पे अपनी सेकंड फॉर्म के अंदर थर्ड फॉर्म के अंदर जाने वाला था। लेकिन जब तक ज़ॉम्बी यहाँ पे बिग टी की तरफ देखता है तब तक बिग टी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका था, वो यहाँ पे खत्म हो चुका था क्योंकि बिग टी उसी सिविलाइजेशन से आता है जिससे यहाँ पे बाकी लोग हैं। तो फिर उन लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन जाता है कि बिग टी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। खैर इसके बाद हम लोग 3 की तिगड़ी वाली साइड पे आ जाते हैं जहाँ पे बेले इन्फिनिटी ग्रो हो रही थी, तो वो लोग उनका सामना ही नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद हम लोग चीफ को देखते हैं जो कि यहाँ पे मेगा कैनन का इस्तेमाल करते हुए बेलों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लेकिन तभी
साइड से चीफ के बगल में एक दूसरी बेल बाहर निकलती है जो सीधा उनके सर के अंदर घुसने वाली थी, लेकिन तब तक वंपायर क्वीन यहाँ पे आती है और उन्हें बचा लेती है। वही चीफ मन के अंदर सोच रहा था कि वंपायर क्वीन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसे बचाने के लिए आई, और वो जैसे ही थैंक्स करने वाला था तो वंपायर क्वीन उसे घूरते हुए कहती है अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की और मुझे बचाने के लिए आना पड़ा, बचा तो लूंगी लेकिन तुम्हारे जैसे मुर्गे जैसे गर्दन है ना मैं चिटका दूंगी ये। जिस पे चीफ घबराते हुए कहता है कि दोबारा नहीं होगी गलती ये, जिसके बाद वो उसे किसी बच्चे की तरीके दूर फेंक देती है और दोबारा फाइट करते हुए S99 से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन बेलों से तुम मुझे हरा भी पाओगी, हम लोगों को हल्के में ना लो। जिसके बाद वो एक बेल के ऊपर अटैक करती है क्योंकि ये बेल यहाँ पे मैकेनिकल तरीके से थी, बेसिकली टुकड़ों से बनी हुई थी, इसलिए वो टुकड़ा टूट के नीचे जाते हुए सीधा S99 के ऊपर गिर रहा था। तो फिर S99 आगे से ताली बजाती है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि बिग टी की तरीके इसके ऊपर भी यहाँ पे प्रोटेक्टिव बैरियर आ जाता है जिसका नाम डिसोसिएशन फील्ड था, और वो लोगों से कहते हैं कि तुम लोग नूब हो जो कि यहाँ पे सिर्फ ब्रूट फोर्स के साथ ही फाइट करना जानते हो, इसलिए चुपचाप सरेंडर कर दो, इसी में ही तुम्हारा फायदा रहेगा। इसके बाद वो जमीन से और भी ज्यादा बेलों को बाहर निकालती है और उन लोगों से कहती है कि जिसके बाद मैं तुम लोगों को यहाँ पे अपनी फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐड कर लूंगी। ऑफ कोर्स हमें पता था कि वंपायर को यहाँ पे ईगो वाली थी, तो वो चिढ़ रही थी। वो आगे से कहती है कि मैं हल्के में ले रहा हूँ, क्या हमें नीचा दिखा रही हो। तभी हम लोग देखते हैं कि ब्लैक यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारी बेलों को मार गिराता है और S99 से कहता है कि तुम्हारी बातों को देख के मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इतने समय यहाँ पे अपर हैंड है। उसी टाइम पे S99 यहाँ पे दोबारा चुटकी बजाती है, जिसके बाद ये तीनों यहाँ पे देखते रह जाते हैं क्योंकि अगले ही पल यहाँ पे और भी कई सारी बेलें जमीन के अंदर से निकल आती हैं जो कि बहुत ज्यादा तादाद में थी। और S99 उन लोगों को बताती है कि गेम वर्ल्ड के अंदर सारी चीजें डेटा पे ही चलती हैं। यहाँ पे जो उनकी मेहनत रहती है, उनका कॉम्बैट सिस्टम उन्हें यहाँ पे थकाता नहीं है और न ही उन्हें ये दिखाता है कि उनके ऊपर कितने अजर चोटें हुई हैं और न ही उन्हें ये पता चलने देता है कि उन्हें दर्द हो रहा है या नहीं। और ऊपर से यहाँ पे कोई भी वाइटल पार्ट नहीं रहता है जो कि एक झटके के अंदर उन्हें यहाँ पे कमजोर या फिर चक्कर दिला दे। जैसे कि किसी भी गेम के अंदर होता है, तुम्हें गोलियां भी तो लगती हैं, जैसे अगर हेडशॉट लगा तो तुम्हारी HP एकदम से एक बचती है लेकिन तुम्हें दर्द वर्द कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल वैसा ही सिस्टम यहाँ पे चल रहा था और S99 यही चीज एक्सप्लेन कर रही थी कि विक्ट्री यहाँ पे सिर्फ इस चीज से डिफाइन होती है कि तुम्हारा स्टेटस कैसा है, अटैक, डिफेंस, मैजिक, ये सब कुछ कैसा है तुम्हारा, मतलब कि कितना ज्यादा हाई है। ऑफ कोर्स ये चीज यहाँ पे हेल्थ पॉइंट्स के ऊपर भी डिपेंड करती है जो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। S99 उन लोगों को बताती है कि जो उन लोगों ने यहाँ पे फ्लैशिक कॉम्प्लेक्स यानी कि क्वीन का जो ब्लड मैनिपुलेशन वाला स्लैश था वो सब कुछ इस्तेमाल किया, वो सभी यहाँ पे गेम के सिस्टम के द्वारा सिर्फ नॉर्मल अटैक्स के ही जैसा देखा जाएगा। उनके जो भी अटैक्स है वो बिल्कुल इसी तरीके से है कि छोटा बच्चा बस अपने मुक्कों को इधर उधर घुमा रहा है, यानी कि अटैक तो 100% है लेकिन डैमेज एकदम 0। जिसके बाद S99 उन लोगों को यहाँ पे अपनी हेल्थ बार दिखाती है जिसमें से सिर्फ 52 पॉइंट ही कम हुए थे, यानी कि अभी तक इन तीनों ने जो भी अटैक S99 के ऊपर किए वो बस 52 पॉइंट ही कम हुए। वो लोगों को ये बता देती है कि नॉर्मल अटैक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम कर दिए जाते हैं अलग अलग तरीके की डिफेंस एबिलिटी और यहाँ पे मैकेनिज्म की वजह से जो कि गेम प्रोवाइड करता है। भले ही वो लोग यहाँ पे पूरी तरीके से अपनी जान लगा के किसी अपोनेंट के ऊपर हमला करे, लेकिन अगर उसके पास इम्यूनिटी है उस अटैक से तो उसे डैमेज बहुत ही ज्यादा कम होगा। प्राइम एग्जांपल के लिए तुम लोग S99 की HP देख ही सकते हो और उसके मुकाबले यहाँ पे जो S99 के अटैक हैं वो उन लोगों के ऊपर पड़ते हैं, वो एक झटके के अंदर उनकी पूरी HP खत्म कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों को चीफ की HP दिखाई जाती है जो कि सिर्फ 13 पॉइंट ही बची हुई थी, क्योंकि S99 के यहाँ पे जो अटैक स्टैट्स है वो काफी ज्यादा हाई है इन लोगों के मुकाबले में, और ऊपर से इनका डिफेंस भी काफी ज्यादा लो है। S99 उन्हें बताती है कि उन्हें भले ही यहाँ पे दर्द वर्द महसूस नहीं हो रहा है और वो लोग एकदम परफेक्ट कंडीशन के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद S99 ने उनके ऊपर छोटा सा भी स्लैश या फिर कट मार दिया तो फिर वो लोग एक झटके के अंदर यहाँ पे डेड समझे जाएंगे सिस्टम की कोडिंग और उसके सिस्टम की वजह से। जिसके बाद वो एक और बम फोड़ती है, ये कहते हुए कि एक टीम कंट्रोलर होने के तौर पे उसका मेन गोल यहाँ पे उन्हें हराना नहीं बल्कि इस जगह पे ट्रैप करना था। उसने अभी तक यहाँ पे जितने भी पेवेले फैलाए थे उन सभी को यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बदल देती है और इन सभी को यहीं पे ही ट्रैप कर लेती है। जिसके बाद K30, T30 और 13 दोनों यहाँ पे उस ट्रैप की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वहीं पे K30 आगे से कहता है कि चलो इन्हें खत्म करते और वापस चलते हैं, लेकिन उसी टाइम पे T30 यहाँ पे सभी लोगों को बताता है कि बिग टी की HP लगातार यहाँ पे ड्रॉप करती जा रही है और उसके पास से कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। जिस पे 13 चेक करती है और वो आगे से बताती है कि यहाँ पे बिग 30 का सामना 2 लोगों से हो सकता है। बेसिकली उसे पता चल गया था कि सामने वाली टीम के अंदर 5 लोग हैं, जिन 3 को इन लोगों ने तो ट्रैप कर लिया लेकिन 2 बचे हैं। तो उसे यही लग रहा था कि बिग टी के ऊपर यहाँ पे डुवांग और ज़ॉम्बी ने हमला किया है, बाकी असलियत तो हमें पता ही है। इसलिए S99 उन तीनों से कहती है कि तुम लोग यहाँ पे गेट खोलो और सीधा जाके यहाँ पे बिग टी को बचाने की कोशिश करो, बाकी मैं इन तीनों को यहीं पे ही हैंडल कर लेती हूँ। जिसके लिए इन तीनों को कोई भी दिक्कत नहीं थी। जिसके बाद 13 यहाँ पे अपनी गेट स्किल का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को पकड़ते और उस जगह पे टेलीपोर्ट कर देती है जहाँ पे ज़ॉम्बी इतनी समय घूम रहा है। बाय द वे यहाँ पे 13 की इस स्किल का नाम अनएक्सपेक्टेड अराइवल है, बेसिकली बिन बुलाए आ जाना। खैर इसके बाद दोनों उसी जगह पे टेलीपोर्ट मारते हैं और इन लोगों को पता चलता है कि इन्हें आने में देर हो गई है, बिग टी तो कब का यहाँ पे खत्म हो चुका है। K30 आगे से कहता है कि उन दोनों ने यहाँ पे बिग टी को हराया है तो फिर उनकी भी हेल्थ यहाँ पे लो ही होगी, हम लोग दोनों को निपटा के यहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन इन्हें कोई भी एनिमी दिखाई नहीं दे रहा था और साइड से हम इनके पीछे एनिमी देखते हैं और ये चिल है
है, मस्त आराम से घूम रहा है ये, इसे चिंता नहीं किसी बात की। P13 की नजर यहाँ पे ज़ॉम्बी के ऊपर पड़ती है तो वो आगे से कहता है कि एक छोटा मोटा मॉन्स्टर घूम रहा है। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी इनकी तरफ देखता है और उसने बातें सुन ली थी तो वो उन लोगों से खुद ही देखता है कि तुम लोग किसी बड़े आदमी को ढूंढ रहे हो क्या अभी, जिसपे ये दोनों हैरान होते हैं कि अजीब सा मॉन्स्टर बोलने भी लगा। P13 आगे से यहाँ पे K30 से कहता है कि देखा तुमने, एक मॉन्स्टर बात कर रहा है, इसने पक्का यहाँ पे बिग टी को देखा होगा। जिसपे K30 भी आगे से कहता है हाँ हम इसी से पूछते हैं, जिसके बाद अचानक से वो दोनों भाई वेपन निकालते हैं और खटाक से ज़ॉम्बी के ऊपर हमला कर देते हैं, ये कहते हुए कि कौन सा मॉन्स्टर बात करता है यार। T13 भी आगे से यहाँ पे पिचकी निकालता है और आगे से अटैक करते हुए कहता है कि इसके पास पक्का किसी तरीके की हाइडिंग या फिर डिस्गाइज स्किल होगी। बाकी तीनों को जिनको हमने ट्रैप किया वो भी बिल्कुल नॉर्मल प्लेयर्स के तरीके नहीं है। हाँ इस मैं गन को पिचकी ही बोलता हूँ। खैर ज़ॉम्बी इजीली यहाँ पे K30 के स्लैश को डॉज कर लेता है, जिसको देख के K30 हैरान था। वहीं पे ज़ॉम्बी को अब कंफर्म हो जाता है कि इन लोगों ने बिना उससे कुछ हेलो हाई किए ही अटैक कर दिया। ये पक्का एक बैटल रॉयल गेम है जहाँ पे तुम्हें अपने सामने वाले एनिमी को हराना ही पड़ता है। वहीं पे ज़ॉम्बी आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि वो ऐसे गेमों को सबसे बढ़िया जानता है, यहाँ तक कि सिस्टम के रूल्स भी उसे रोक नहीं सकते हैं, वो बिना फॉर्म का इस्तेमाल करे इन लोगों को हरा देगा। खैर इसके बाद K30 और T13 यहाँ पे एक साथ ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि इसे हम सबसे पहले निपटाओ, इससे पहले कि हमारी खटिया खड़ी कर दे। वहीं पे ज़ॉम्बी अपने मन के अंदर सोच रहा था कि जब भी वो फाइट करता है तो उसकी एलर्जी स्टेट यहाँ पे आ जाती है, जो कि उसके मूड को पूरा खराब कर देती है। लेकिन बढ़िया बात यह है कि ज़ॉम्बी जिन तरीके के गेम्स को पसंद करता है वो असल में स्ट्रेटेजी गेम्स होते हैं। बेसिकली इसमें तुम्हें अपनी बुद्धि लगानी पड़ती है, कमांड करना पड़ता है और चीजों को मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि कैश ऑफ क्लैन। और ज़ॉम्बी ऐसे ही गेमों में एकदम एक्सपर्ट है, जिसके बाद वो यहाँ पे अपने ट्रुप्स को डिप्लॉय करता है। अब तुम सोच रहे हो कि ज़ॉम्बी के पास सोल्जर कहाँ से है, उसके पास कौन से ट्रुप्स हैं, तो तुम लोग एक चीज भूल रहे हो, पिछले वीडियो में ज़ॉम्बी को एक नई एबिलिटी मिली थी जहाँ पे वो नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके अपने ही यहाँ पे मिनी कॉपी बना सकता है। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जमीन से जैसे पौधे बाहर निकलते हैं वैसे ज़ॉम्बी के मिनी वर्जन से निकलते हैं, चिप्पी चापा करते हुए, जिसको देख के ये दोनों हैरान थे। वो आगे से कहते हैं ये कैसी एबिलिटी है भी, भले ये मिनी कॉपी से थे छोटे पैकेट लेकिन करते हैं बड़ा धमाका। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वहाँ पे तगड़े धमाके होते हैं। जहां तक मुझे लगता है आज तो WWE होगा, वो भी सामूहिक। खैर इसके बाद हम लोग 13 को देखते हैं, जिसको यहाँ पे K30 और T13 से कोई भी जवाब नहीं मिल रहे थे और उसे बस एक ही मैसेज आता है SOS, यानी कि बचा लो हमें आके। खैर इसीलिए 13 यहाँ पे अपने स्केटबोर्ड को बाहर निकालती है और उसे यही लगता है कि यहाँ पे जिस साइड पे K13 और T13 गए हुए हैं वही यहाँ पे मेन फोर्स होगी एनिमी की, इसलिए वो यहाँ पे जाती है उनकी मदद करने के लिए। और वो S99 से कहती है कि तुम इन्हें पकड़ के रखो, इन्हें आजाद ना होने देना। और इतना कहने के बाद वो स्यू से उड़ जाती है, जिसको देख के यहाँ पे S99 हैरान थी। वो आगे से कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, हमारे प्रॉमिस का क्या हुआ कि हम इन तीनों को एक साथ पकड़ेंगे। वहीं पे ये तीनों जैसे ही यहाँ से कटते हैं तो फिर हम इन तीनों के रंग रूप बदलते हुए देखते हैं, ये अपने शैतानी रूप में आ जाते हैं और आगे से हंसने लगते हैं। खैर इसके बाद हम लोग 13 को देखते हैं, जो कि तेजी से उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे फाइट हुई थी। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे फाइट हुई थी, लेकिन उसे कोई भी यहाँ पे मेंबर दिखाई नहीं दे रहा और K13 और T13 यहाँ पे जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। इसलिए वो होवरबोर्ड की स्पीड को और ज्यादा बढ़ाती है और उड़ने वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ऊपर से देखने लगती है, ताकि उसको सिचुएशन के बारे में पता चल सके, जिसके बाद वो भी बैटलफील्ड के अंदर चली जाएगी। खैर जब 13 इसी तरीके से सिचुएशन को यहाँ पे देख रही थी तभी उसकी नजर एक अजीब चीज के ऊपर पड़ती है और वो अजीब कुछ भी नहीं थी। जंगल के बीचों बीच यहाँ पे लकड़ी और पत्थरों का बना हुआ महल बन रहा था, जो एक झटके के अंदर बन गया था, जिसको देख के 13 में हैरान थी। वो आगे से कहती है कि ये जालिम जगह पे फूल कैसे खिल गया। जिसके बाद जब वो थोड़ा और करीब से चेक करती है तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ के जितने भी लेबर वेबर थे वो सभी यहाँ पे ज़ॉम्बी के ही मिनी वर्जन थे, जो बेचारे पेड़ काट रहे थे, एक एक ईंट उठा के लेके आ रहे थे, उसे लगा रहे थे और घर बना रहे थे। जिसके बाद 13 की नजर यहाँ पे एकदम ऊपर पे जाती है, जहाँ पे ज़ॉम्बी एक सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था, लेवल इसका एक ही दिखा रहे हैं और साइड में यहाँ पे K30 और T13 बैठे हुए थे। हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि सीरियस होकर कुछ सोच रहा था। जिसके बाद हम लोग K30 को देखते हैं और हमें अच्छे से दिखाई देता है कि कैसे धुलाई हुई है इनकी। 13 का भी यही हाल था, चश्मा टूट गया था, बस कैसे तैसे काम चल रहा है। वहीं पे 13 को दूर से ही खतरे की बू आ जाती है, उसे समझ में आ जाता है कि पास नहीं जाना है। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि सीरियस होकर सोच तो रहा था, लेकिन वो सोच बिल्कुल भी सीरियस बातें नहीं रहा था। वो आगे से कहती है कि ये पावर इस्तेमाल करना तो सबसे ज्यादा इजी है, मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा इजी होता है गेम के अंदर। खैर इसके बाद हमें वो फाइट का सीन दिखाया जाता है, जैसा कि मैंने बोला था कि WWE होगा, तो इन लोगों ने सामूहिक WWE किया था। मिनी वर्जस ने भाई दबोच लिया था इन लोगों को। एक तो बाहुबली था, वो सीधा यहाँ पे T13 के मुंह के ऊपर गोसा मारता है तो उसका मुंह ही टूट जाता है और दूसरा वाले उसकी चिप्पू खा जाता है। ज़ॉम्बी आगे से कहता है जब तुम्हारे पास दोस्त होते हैं तो ये बढ़िया रहता है, लेकिन जब सब एक साथ मिलकर यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो फिर सबका घर बनता है। वो हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने घर तो बना लिया था, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे 13 और K30 को भी लपेट लिया था। ए बल्ला उठाइए, लगाओ चले वहां पे। इस तरीके से ये लोग काम करा रहे थे उन दोनों से। फिर इसके बाद ज़ॉम्बी आगे से चीखते हुए कहता है कि वो इसी तरीके से अपने सभी अपोनेंट्स को यहाँ पे हरा देगा और पूरी टेरिटरी के ऊपर कब्जा करेगा। खैर उसी टाइम पे ज़ॉम्बी की नजर 13 के ऊपर पड़ जाती है, जो कि उड़ रही थी। तो वो पीछे मुड़ के उन दोनों से पूछता है कि उड़ना आता है तुम में से, तो ये दोनों ही मुंडी हिला देते हैं कि नहीं आता भैया। और ज़ॉम्बी चुपके से कहता है कितने यूजलेस है साले ये। जैसा कि मैंने बताया कि 13 को बू आ गई थी कि खतरा है, निकल लो यहाँ
से। उसको समझ में तो नहीं आया था कि यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन उसे ये समझ में आ गया था कि इनको बचाया नहीं जा सकता, बस कट लो यहाँ से तुरंत। इसलिए वो चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं, ये कहते हुए कि इस गेम के साथ कुछ तो गड़बड़ है, पहले यहाँ से निकलो, जिसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। जिसके बाद वो यहाँ पे S99 के पास जा रही थी ताकि वो यहाँ पे उसे ला के इन लोगों की मदद कर सके। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी का जो शीश महल था वो हवा में उड़ता है और उड़ते उड़ते सीधा 13 के ऊपर ही आके गिरता है। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि ये दोनों आगे से चीखते हुए कहते हैं कि रास्ते से हटो, रास्ते से हटो। दरअसल ज़ॉम्बी ने पूरा शीश महल नीचे से उठाया था तो वो हवा में पलट गया था। वहीं पे 13 की आंखें उससे बाहर आके चीखती है कि भागो। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी ने यहाँ पे अपनी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया था और इस पे कोई भी ग्लिच नहीं आ रहा था क्योंकि एकदम नॉर्मल स्टेट है और वो शांत है, इसी वजह से वो पूरा महल उठा पाया था। वहीं पे उसके जो मिनी वर्जन थे वो उसके लिए चीयर कर रहे थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर 3 की तिगड़ी पे आ जाता है जहाँ पे उस पूरे फील्ड के अंदर ये लोग कैद हो गए तो फिर यहाँ पे लगातार इन लोगों के ऊपर हमला हो रहे थे। वहीं पे हम लोग क्वीन को देखते हैं जो कि एकदम पूरी तरीके से फ्लैश बन चुकी थी और वो लगातार तेजी से आगे बढ़ रही थी S99 की तरफ। लेकिन तभी उसके ऊपर यहाँ पे कई सारे पहले इकट्ठा अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे चीफ अपनी मेगा कैनन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी बलों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसको देख के क्वीन पीछे मुड़ती है और उससे कहती है बढ़िया किया, इसी तरीके से करते रहो। वहीं पे चीफ आगे से कहता है लगातार आगे बढ़ते रहो, तुम्हारे पीछे का इलाका मैं साफ करते रहूंगा। जिसपे क्वीन बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो लगातार आगे बढ़ती रहती है। वहीं पे ब्लैकी उसके लिए मदद कर रहा था, वो उसके लिए यहाँ पे रास्ता बनाते जा रहा था अपने ब्लैक शैडो हाथ का इस्तेमाल करते हुए। वहीं पे क्वीन उससे कहती है छोटे भाई सही लगे रहो। ब्लैकी आगे से चीखते हुए कहता है मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पे लॉन्च करने के लिए अपने हाथ को पीछे करता है और उससे कहता है कि उसे यहाँ पे एक बार में हरा देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसके बाद वो उसे एक रॉकेट लॉन्चर के तरीके तेजी के साथ में आगे फेंकता है, जिससे क्वीन की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो एकदम भयानक तरीके से S99 की तरफ आगे बढ़ रही थी। जिसको देख के तो S99 भी घबरा जाते हैं, इसलिए वो जितनी भी उसकी बेली थी वो उन सभी को एक जगह पे इकट्ठा करती है और वो यहाँ पे इकट्ठा करती है और क्वीन के सामने लाके खड़ा कर देती है। हम देखते हैं कि कई सारे बेले इकट्ठा आपस में मिलके क्वीन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्वीन की फोर्स इतनी ज्यादा थी कि वो सभी बेले अपने आप ही डिस्ट्रॉय होते हुए अपने आप में ही फंसते जा रहे थे, लेकिन क्वीन नहीं रुक रही थी। जिसके बाद वो यहाँ पे क्वीन को सक्सेसफुली रोक तो लेती है, लेकिन S99 को समझ में आ गया था कि वो ज्यादा देर तक इन दिनों को इस तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगी। जिसके बाद वो बेलों को ऊपर उठा देती है तो क्वीन में यहाँ पे ऊपर निकल जाती है, लेकिन वो बेलों से आजाद हो गई थी। वहीं पे S99 के हालात पूरी तरीके से खराब हो चुके थे, अब वो बेलों को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उसका हाथ भी दुखने लगा था। वहीं पे वो अपनी टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी तो वो बेचारे कांटेक्ट नहीं उठा रहे थे। ये चीखते हुए कहती कि कहाँ मर गई ये। S99 उनसे मैसेज करके कहती है कहाँ भैया, कहले नहीं आ रहे, मैंने और ज्यादा हैंडल नहीं कर सकती, अरे जल्दी आओ यार। लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था और S99 को समझ में आ जाता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं पे S99 की जो हेल्थ थी अब वो यहाँ पे काफी ज्यादा लो हो चुकी थी, 50 पे आ गई थी। इसलिए चीफ आगे से कहता है कि उसकी हेल्थ अब आधी आ चुकी है, हम लोगों को बस एक और इसी तरीके से अटैक करना है, जिसके बाद हम लोग ये मैच जीत जाएंगे। वहीं पे S99 को समझ में आ चुका था कि अब यहाँ पे बस एक ही रास्ता है जीतने का। जिसके बाद वो बेलों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपने आसपास लपेटती है और उन लोगों को ब्लॉक करते हुए तेजी के साथ उनके कासल की तरफ आगे बढ़ने लगती है। क्वीन पीछे से चीखते हुए कहती है कि अबे तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि तुम सभी को खत्म कर देगी, अब बाका ले रही है। तो फिर चीफ को पता चलता है कि वो भाग नहीं रही, उनके कासल की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन हम लोग ब्लैकी का यहाँ पे 99% IQ देखते हैं और वो दोनों से कहता है अगर हम लोग यहाँ पे उससे पहले उसके यहाँ पे कासल के टावर्स को डिस्ट्रॉय कर दे तो फिर हम लोग जीत जाएंगे। जिसके बाद ब्लैकी जैसे ही यहाँ पे S99 के टावर के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करने वाला था, वैसे ही यहाँ पे S99 के टावर के ऊपर यहाँ पे डिफेंस बैरियर आ जाता है, जिसका HP यहाँ पे काफी ज्यादा था। जिसको देख के ब्लैकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वहाँ पे S99 को पहले से ही पता था कि यहाँ पे उनके कासल के ऊपर पहले से एक बहुत बड़ी HP होगी। उसे अच्छे से पता है कि वो लोग पावरफुल है और काफी ज्यादा अच्छे भी है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों के पास यहाँ पे सिस्टम की जो इंचाइनमेंट्स है यानी कि डिफिकल्टीज लेवल चीजें हैं वो नहीं है, इसीलिए उन्हें काफी ज्यादा टाइम लगेगा उनके क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने। और इतनी दूर में यहाँ पे S99 उनके क्रिस्टल को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगी और मैच को जीत जाएगी। इसलिए ब्लैकी यहाँ पे डुआंग से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो और यहाँ पे S99 को रोको इससे पहले कि वो हमारे सारे क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय कर दे। जिसके बाद हम लोग डुआंग को देखते हैं जो कि कासल के ऊपर से बाहर निकलती है और ज़ॉम्बिफिकेशन का इस्तेमाल करते हुए खटाखट यहाँ पे S99 के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। हम लोग S99 को देखते हैं और वो गोलियों से बिल्कुल भी डॉच नहीं कर रही थी, वो सभी गोलियां उसके ऊपर लग रही थी, लेकिन उसकी HP यहाँ पे हाई है तो फिर वो इतना सब कुछ झेल सकती थी क्योंकि उसका मेन गोल यहाँ पे क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन जैसे ही वो जीतने वाली थी उससे पहले ही हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी ने जो यहाँ पे कासल फेंका था वो उड़ते हुए सीधा S99 के ऊपर आके गिरता है। ऑफ कोर्स ये कासल इतना ज्यादा बड़ा था और इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही वो यहाँ पे इन तीनों के ऊपर गिरता है तो ये तीनों झटके के अंदर ही यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। वहीं पे ये तीनों ऊपर आसमान में उड़े थे। चीफ उस पत्थर को देख के कहता है कि इतना बड़ा बवाल सिर्फ ज़ॉम्बी ही कर सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। वहीं पे ब्लैक के पीछे मुड़ के देखता है तो उनके कासल के ऊपर जो यहाँ पे बैरियर था वो डिस्ट्रॉय हो गया था और उनके कासल की भी हेल्थ भी काफी ज्यादा बची थी। तभी चीफ के नजर कुछ चीज के ऊपर पड़ती है, लेकिन वो चीज पहले वहां से गायब हो जाती है। हम लोगों को पता चलता है कि वो
चीज और कोई नहीं 13 ही थी। इसको यहाँ पे इसके प्रोटेक्टिव बैरियर ने बचा लिया, नहीं था ये पक्का मर जाती। कर ये भी आगे से यही कह रही थी कि ऐसा दरिंदा गेम के अंदर आ कैसे गया भाई। कर इसके बाद यहाँ पे 13 को होश आता है तो वो तुरंत यहाँ पे सरेंडर कर देती है, क्योंकि वो गेम को जीत तो सकती नहीं है। सिस्टम उससे पूछता है सरेंडर करना है, तो तुरंत वो यहाँ पे सरेंडर की बटन दबा देती है। और वो जैसे सरेंडर करती है तो फिर यहाँ पे जितने भी प्लेयर थे मर्चेंट सिविलाइजेशन वाले वो यहाँ पे रिट्रीट कर लेते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली ही ज़ॉम्बी की टीम जीत जाती है। लेकिन जब 13 यहाँ से गायब हो रही थी अपनी सिविलाइजेशन के अंदर वापस जाने के लिए, उतने में ही ज़ॉम्बी उसे कस के पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरी छोटी बहन बनोगी। जिससे 13 की सांसें अटक जाती है और उतने में ही यहाँ पे टेलीपोर्टेशन शुरू हो गया था, यानी कि 13 को वापस उसकी सिविलाइजेशन में ले जाया जा रहा था। तो उस चक्कर में ज़ॉम्बी भी लपेट लिया जाता है और उसको भी यहाँ पे मर्चेंट गिल्ड सिविलाइजेशन के अंदर खींच लिया जाता है। जिसके बाद वो दोनों ही लॉग इन लॉबी के अंदर आ जाते हैं। ज़ॉम्बी उस जगह को देख के हैरान हो जाता है और कांपते हुए पूछता है कि ये कौन सी जगह है, और उससे ज्यादा हैरान यहाँ पे 13 हुई थी। वो आगे से कहती कि तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो। जिसके बाद अगला सीन अर्थ सिविलाइजेशन की लॉगिंग लॉबी का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं इनका प्लेटफॉर्म टूटने लगा था, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था। इसलिए जो भी लोग थे वो तो बेचारे भागे जा रहे थे, कहते हुए बचा लो भैया। जितने भी थे वो ज़ॉम्बी के जितने भी चेले थे वो सभी यहाँ पे उस प्लेटफॉर्म को बचाने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोग नीचे ना गिरे। वो हम लोग कुछ लोगों को देख रहे थे जिनको भाई गलत जगह पे टच किया जा रहा था, तो चाचा कह रहे थे कि ना छुओ वहां पे। जिसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी के एक दोस्त को देखते हैं, सॉरी मैं नाम भूल गया, अच्छे से याद है कुछ आगा आलिन इतना कुछ है, भूल गया भैया बस। लेकिन ये अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सील अब छोटी पड़ती जा रही थी। प्लेटफॉर्म छोटा हो जाने की वजह से लोग ऊपर एक दूसरे के चढ़े जा रहे थे, जिस चक्कर में एक बंदा नीचे गिरने वाला था। तो जल्दी से ह्यूमैनिटी कैप्टन उसे पकड़ लेते हैं, ये कहते हुए कि चिंता ना करो नीचे नहीं गिरने दूंगा। जिसके बाद वो दोबारा उसे यहाँ पे डाल देते हैं। हम लोग ज़ॉम्बी के एक और सपोर्टर को देखते हैं और मैं इसका भी नाम भूल गया, और ये यहाँ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बाकी लोगों को बचाए हुए थे। जहाँ पे हम लोग चिंकी मिंकी को भी देखते हैं, साथ ही में हम लोग चंग और कुछ मुस्तनन्नों को देखते हैं, और ये भी यहाँ पे उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी की फटी पड़ी थी, वहीं पे लैंड के लिए तो जगह ही नहीं बची हुई थी। वो बेचारा आसमान में उड़ रहा था, वो आगे से कहता है मुझे भी बचा लो भैया। वहीं पे हम लोग फर को देखते हैं और ये भी परेशान था, आगे से कह रहा था कि मुझे बचा लो, कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए। वहीं पे हम लोग आगू को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि मैंने बोला था कि इंसान कुछ ज्यादा ही है, हमें इन्हें कम कर देना चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि अभी में मौका है। तो उन लोगों ने भाई इसको बांध के कोने में डाल दिया था, ये कहते हुए ये बही जाए तो ही बढ़िया है। खैर उसी टाइम में हमें नोटिफिकेशन आता है कि इन लोगों ने मैच जीत लिया है, तो फिर इन लोगों को पॉइंट दिए जाते हैं। और आर्लिन जैसे ही ये देखती है तो वो यहाँ पे उन लोगों से कहती है कि उन्हें कई सारे पॉइंट मिल गए, जिसकी मदद से वो लोग यहाँ पे बहुत सारा लैंड खरीद सकते हैं, यानी कि जो ये श्रिंक हो रहा है प्लेटफॉर्म अब वो बढ़ सकता है। जिसके बाद वो यहाँ पे गुड़ा भाग करने वाले थे, लेकिन कैप्टन चीख के कहता है कि कुछ ना करो, बस खरीद लो, जितने पॉइंट है सब खरीद लो। जिसपे आर्लिन खरीद के तुरंत यहाँ पे कंफर्म कर देती है, जिससे इन लोगों का लैंड यहाँ पे बड़ा हो जाता है और लोग नीचे गिरने से बच जाते हैं। वही पे लोग पूछ रहे थे कि ये कितना बड़ा होगा, जिसपे लोग कहते हैं घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस रहने की जगह मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। फिर इसके बाद वो सभी लोग आराम से नीचे आ जाते हैं। वहीं पे डुआंग, चीफ, क्वीन और ब्लैकी भी वापस आ गए थे। वहीं पे ये लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे कि ये लोग हमेशा सब कुछ जीत ही सकते हैं, लेकिन ब्लैकी कुछ सोच रहा था। आलिया उन लोगों से कहती है कांग्रेचुलेशन, तुम लोगों ने यहाँ पे अपने पहले मैच को इजीली जीत लिया है। तभी साइड से आगो कहता है कि वो लोगों को यहाँ पे बस एक मैच जीतने पे इतना ज्यादा लैंड मिल गया, यहाँ के प्राइस काफी ज्यादा सस्ते हैं भाई, अगर वो लोग इसी तरीके से कुछ और राउंड जीत ले तो फिर वो लोग यहाँ पे पूरी अर्थ को ही जीत सकते हैं। आलिया ये बात सुनती है और उन लोगों को बताती है कि ये सिर्फ टेम्परेरी रेंटल है। उन लोगों की सिचुएशन को देख के उसने यहाँ पे बस उन लोगों के लिए जगह खरीद ली है एकदम सस्ते प्राइस पे। 1-2 हजार स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे बस एक पॉइंट के लिए उनको मिल गया है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, यानी कि एक दिन के बाद इन लोगों को दोबारा यहाँ पे एक दूसरे के साथ चिपकना पड़ेगा। जिसको सुन के इन तीनों का ही दिमाग खराब हो जाता है और क्वीन का सबसे ज्यादा खराब होता है। वो तो आलिया के ऊपर चढ़ के उसको नोच लेती है, ये कहते हुए कि साला हम लोग वहाँ पे मरते मरते बचे हैं और तुम हमसे बता रहे हो कि तुमने बस यहाँ पे एक दिन के लिए जमीन खरीदी है। जिसके बाद उसके बालों को नोचते हुए कहती है कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, पैसा अभी क्या अभी वापस चाहिए मेरे को। जिसपे आलिया चीखते हुए कहती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है। साइड से चैंग आगे से कहता है इसका मतलब तो यही हुआ कि हम लोगों को हर दिन एक मैच जीतना पड़ेगा अगर हम लोगों को सही सलामत रहना है। तो क्वीन आलिया को बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी, वो उसे नोचते हुए कहती है कि मेरे को मेरे पॉइंट वापस चाहिए अभी की अभी। साइड से आगू आता है और वो चैंग से कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, उन लोगों के पास यहाँ पे चलता फिरता पावर हाउस है, ज़ॉम्बी उनके साथ है, यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी। जिस पे चैंग भी आगे से कहता है कि हाँ ज़ॉम्बी के साथ उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन तभी आगू को ध्यान आता है कि ज़ॉम्बी तो यहाँ पे है ही नहीं। जिसके बाद वो पीछे मुड़ता है और ब्लैकी से पूछता है कि तुम लोग जीते ना, तो फिर तुम लोगों के चेहरे इस तरीके से शांत क्यों बने हुए हैं, ज़ॉम्बी कहाँ पे है। जिसपे ब्लैकी आगे से घबराते हुए कहता है कि मेरी बात अच्छे से सुनो। जिसके बाद वो आगे से चीखते हुए कहता है कि ज़ॉम्बी को यहाँ पे दूसरी सिविलाइजेशन उठा के लेके गए हैं। ये सुनते ही यहाँ पे स्टार के तोते उड़ जाते हैं। वो आगे से सोचती है गई भैंस पानी में, अब तो हम लोग गए। और इनकी सिविलाइजेशन के जो पॉइंट थे वो उतने समय 0 पे थे। खैर इसके बाद हम लोग दोबारा यहाँ पे मर्चेंट गिल्ड सिविलाइजेशन की लॉगिंग लॉबी पे आ जाते हैं, जहाँ पे 13 ने ज़ॉम्बी को खाना खिलाया था। तो वो आगे से लपेटते हुए कहता है बढ़िया है बढ़िया है, एक कटोरा और मिलेगा क्या। जिसके बाद वो 13 से शुक्रिया कहता है उसको यहाँ पे खाना वाना खिलाने के लिए। लेकिन हम लोग 13 को देखते हैं जो कि ऑनलाइन ये सर्च करती है, अगर यहाँ पे गेम से तुम्हारे साथ मॉन्स्टर वापस आ जाए तो फिर तुम्हें क्या करना
जाना चाहिए, बहुत ज्यादा अर्जेंट है। एक बंदा मैसेज करता है क्वेश्चन मार्क यानी घंटा कुछ नहीं पता, और एक बंदा आगे से कहता है कि मैं तुम्हें स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हें भाग के मेडिकल और सिक्योरिटी ऑफिस जाना चाहिए और डॉक्टर के पास कोई ना कोई तरीका होगा ही तुम्हारी मानसिक बीमारी ठीक करने का। पागल हो क्या कल से? डेमोस्टर कैसे आ जाएगा तुम्हारे साथ? एक बंदा नीचे कमेंट करते हुए कहता है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में कोई कसूरी मेथी का गांजा वांजा मिलता है क्या, जिसको फूक के तुम लोग भंड हो जाते हो? ऐसे सवाल लाते कहां से हो बे? खैर तभी यहाँ पे इनके डिपार्टमेंट का कोई हेड था जो कि मैसेज कर रहा था कि तुम वापस आ गए क्या। तो फिर यहाँ पे 13 के हाव भाव बदल जाते हैं क्योंकि ये उसे ये बंदा बिल्कुल नहीं पसंद थे। तभी वो बंदा मैसेज करके बताता है कि तुम लोग दोबारा एक मैच को हार गए हो, तुम्हें पता है कि हमें कितना ज्यादा लॉस हुआ है। जिसके बाद वो इसी तरीके से यहाँ पे 13 और बाकी लोगों को सुनाने लगता है अगर तुम लोग इसी तरीके से 3 मैच और हारे तो फिर तुम्हारे महीने के जितने पैसे हैं उनमें से मैं 50% काट लूंगा। जिसपे यहाँ पे 13 को गुस्सा तो आ रहा तो वो चीख भी रही थी लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। खैर इसके बाद वो और ज्यादा मेंटल टॉर्चर नहीं सह पाती है और तुरंत ही चैट बंद कर देती है। जिसके बाद वो यहाँ पे ज़ॉम्बी की तरफ देखते हुए मन के अंदर सोचती है कि अभी तक आज तक ज़ॉम्बी जैसा मॉन्स्टर नहीं देखा है, आज तक किसी की मुलाकात यहाँ पे ज़ॉम्बी से नहीं हुई है। तो वो ये सोच रहे थे कि ये किस तरीके का मॉन्स्टर है। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं और ये कटोरा चाटने में लगा हुआ था। इसे कोई शर्म नहीं, इसे खाना दो बस। तब तुम लोग 13 का चेहरा देखो और ये अपने मन के अंदर सोचती है कहीं ये किसी रेयर टाइप का पेट टीमिंग एनकाउंटर तो नहीं है। जिसके बाद जानते हो ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं 13 कैचअप, खाने वाला नहीं, एस कैचअप वाला कैचअप। और ये मन के अंदर सोचती है कि यही तरीका है मेरी जिंदगी को बदलने का। जिसके बाद वो यहाँ पे ज़ॉम्बी से कहती है कि मैं तुम्हें चुनती हूँ। वहीं पे हम ज़ॉम्बी को देखते हैं और ये भी बदल गया था, इसे भी केंद्र के अंदर रहना है। और यही सब सोचते हुए यहाँ पे 13 लार बहा रहे थे कि इस तरीके से उसे प्रमोशन मिलेगा, उसकी सैलरी बढ़ेगी, उसे और ज्यादा बोनस मिलेगा और वो अपना सारा लोन वोन चुकता कर देगी। वहीं पे ज़ॉम्बी एक कटोरा खाली कर चुका था तो वो पूछता है कि उसे एक और कटोरा मिलेगा क्या। जिस पे 13 आगे से मुस्कुराते हुए ज़ॉम्बी से कहती है कि एक क्या 100 ले लो, तुम्हें पता है कि हम लोग फैमिली हैं। जिसको देख के 13 बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि उसे खाने को मिल रहा था। जिसके बाद वो सामने वाले दुकानदार से कहता है कि एक कटोरा और लाओ। वहीं पे 13 आगे से कहते हैं जितना इसे चाहिए उतना तो पैसे मैं दूंगा। उसी टाइम में हम लोग एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की स्पेशल ऑपरेशन टीम को देखते हैं जिन लोगों ने अपना टारगेट यहाँ पे स्पॉट कर लिया था और इनका टारगेट और कोई नहीं ज़ॉम्बी ही था जो यहाँ पे खाना लपेटने में लगा हुआ था। बाद ये लोग ज़ॉम्बी को यहाँ पे किसी फॉरेन इन्वेडिंग डेटा सोर्स के तरीके देख रहे हैं यानी कि स्पाई एनिमी एके वायरस। इसलिए लोगों का एक ही काम है कि यहाँ पे टारगेट को ब्रूटली एलिमिनेट कर देना हमेशा के लिए, प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए। इसके बाद ये लोग सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाले नीचे उतरते हैं और पूरे एरिया को सील कर देते हैं और किसी को भी उस एरिया से बाहर जाने नहीं देते। वहीं पे उन सभी लोगों से कह रहे थे कि चुपचाप कोऑपरेट करो इससे पहले कि तुम्हारी मुंडी उड़ा दूं मैं। इसके बाद जो मेन वाला था जिसने ज़ॉम्बी के ऊपर टारगेट लॉक किया तो वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन जब वो बंदा पीछे घूम कर देखता है तो वो कोई और ही था जो कि अंडे लपेटने में लगा हुआ था। वो बंदा उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या। जिसपे वो ऑफिसर आगे से कहता है कि बातें कम करो, अपने हाथ ऊपर करो और हमें स्कैन करने दो। फिर इसके बाद वो ऑफिसर यहाँ पे उस बंदे को स्कैन करता है तो फिर उसे यहाँ पे कोई भी एबनॉर्मल डेटा नहीं दिखाई देता है और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसने तो टारगेट लॉक किया था, अचानक से यहाँ पे सब कुछ बदल कैसे गया। जिसके बाद लोग लाइन बनाते हैं और हर एक इंसान को स्कैन करने लगते हैं कि वहाँ पे कोई एबनॉर्मल डेटा ना रहे। और साइड से हम लोग देखते हैं कि 13 को पता चल गया था, इसलिए वो ज़ॉम्बी को लेके पहले ही कोने में आ गई थी। लेकिन हम ज़ॉम्बी को देखते हैं और ये अभी भी लगा हुआ है लपेटने में खाना। वहीं पे ज़ॉम्बी 13 से पूछता है कि ये एबनॉर्मल डेटा चेक का क्या मतलब है, वो लोग क्या करना चाहते हैं। जिस पे 13 उससे पूछती है कि तुम्हें नहीं पता इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि पूरे गेम वर्ल्ड के अंदर सब कुछ डेटा से ही बना हुआ है, इसलिए एबनॉर्मल डेटा काफी ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी है। ज़ॉम्बी को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो पूछता है कि इसका मतलब क्या है ये तो बताओ। इस पे 13 आगे से बताते हैं कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है तो उसको यहाँ पे मर्चेंट गिल्ड सिविलाइजेशन इस्तेमाल करती है अपने खुद के डेटा सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरे सिविलाइजेशन की स्पाइस, रेफ्यूजी जो कि यहाँ पे एलिमिनेशन से रह जाते हैं, साथ में कुछ रेबल्स जो कि यहाँ पे रियलिटी के अंदर वापस जाने की कोशिश करते हैं, इन सभी को यहाँ पे एबनॉर्मल डेटा बोला जाता है। बेसिकली तुम लोग यहाँ पे कोई भी इलीगल चीज नहीं कर सकते हो। जिसको सुन के ज़ॉम्बी का खाना रुक जाता है यानी कि मामला सीरियस हो गया है। इसके बाद 13 आगे बताती है कि जब वो उन सभी लोगों को ढूंढ लेते हैं यानी कि एबनॉर्मल डेटा, तो फिर उनके पास ये परमिशन रहती है कि वो यहाँ पे डेटा को डिलीट कर सकते हैं। और डेटा को डिलीट करने से मतलब है कि कंप्लीटली इरेज, यानी कि वो रियलिटी में वापस कभी जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बार अगर उनका डेटा रिलीज हो गया तो वो यहाँ पे कुछ बचता ही नहीं, तो वो रियलिटी के अंदर वापस कैसे जाएंगे। जिसको सुन के ज़ॉम्बी के पसीने छूट जाते हैं। वो मन के अंदर सोचता है कि अब क्या होगा मेरा, अगर कुछ बचेगा ही नहीं तो रियलिटी के अंदर कैसे वापस जाऊंगा। वो भाई 13 को पूरा यकीन था कि यहाँ पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट उसके पीछे नहीं आया है, वो पक्का यहाँ पे ज़ॉम्बी के पीछे ही आया हुआ है। हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं, अब ये बेचारा कांप रहा था कहीं इसे पकड़ के रेस ना कर दे। खैर इसके बाद 13 अपनी कुछ स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एक बॉल सीटा बनाती है और उसको वो यहाँ पे उस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर के उस डेटा वाले ऐप के अंदर डाल देती है, जिससे वो यहाँ पे चेक कर रहा था कि ये लोग एबनॉर्मल डेटा तो नहीं है। और इस स्किल का नाम मिस डायरेक्शन था। 13 की स्किल की वजह से वो मशीन काम करना बंद कर देती है, इसलिए इन लोगों का काम यहीं पे ही रुक जाता है और इतने में इन लोगों को मौका मिल जाएगा जिससे वो लोग यहाँ पे भाग पाएंगे। खैर इसके बाद 13 पीछे मुड़ते और वो ज़ॉम्बी से कहती है कि तुम अभी भी क्यों गड़गड़ा रहे हो भाई, मुझे फॉलो करो। लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बी 13 को उठा लेता है। वो उससे पूछती है कि ये क्या कर रहे हो भाई, नीचे रखो, कुछ भी
उल्टा सीधा ना करना। लेकिन हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि बाहर निकलता है और दुकानदार के पास जाके उससे कहता है, दुकानदार आगे से कहता है, क्या है भाई, क्या चाहिए? वो पे 13 आगे से घबराई हुई थी, वो आगे से कहती है कि तुम मुझे टेबल के ऊपर क्यों रख रहे हो, बेचने का इरादा है क्या मुझे? वो पे जो ओनर था वो आगे से कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो दोनों से साफ कहता है कि बर्तन धो के पैसे अदा नहीं होंगे। जिसपे ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि उसे ये करना भी नहीं है, वो तो यहाँ पे भागने के लिए आया था। जिसके बाद वो यहाँ पे 13 को पकड़ता है और वहां से भाग लेता है, और ये लोग यहाँ पे उसी टेबल को लेके भाग रहे थे जिसके ऊपर ये अभी तक खाना खा रहे थे। खैर ज़ॉम्बी वहां से जैसे ही भागता है तो फिर वो यहाँ पे डिटेक्ट कर जाता है एब्नॉर्मल डेटा के तौर पे, क्योंकि शॉप वाले ने कंप्लेन कर दी थी कि ये कहते हुए कि बिना पैसे दे के भाग गए वो। इस पे ऑफिसर आगे से यहाँ पे डिटेक्शन बताता है कि वो साइड से भाग रहा है, इतनी दूरी पे है। तो दूसरा वाला उसके मुंह के ऊपर मारता है, दिसरंगा तेल लेने सामने भाग रहे हैं वो लोग, हमारे पीछा करो उनका। वो पे 13 ज़ॉम्बी से पूछती है कि तुम भाग क्यों रहे हो, तुम्हारे पास तो कोई रीजन नहीं है भागने का। जिसपे ज़ॉम्बी कैसे चीख के कहता है कि मेरे पास है रीजन, क्योंकि मैं यहाँ पे दूसरी सिविलाइजेशन का एक प्लेयर हूँ। और अब जाके 13 को पता चलता है कि जिसको वो पोकेमॉन समझ रही थी वो कोई और ही है। खैर इसके बाद वो डिपार्टमेंट वाले इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, अपनी स्पेस से दौड़ा देते हैं इनके पीछे, और ज़ॉम्बी आगे से चीखते हुए कहता है अगर उसे पकड़ लिया गया तो फिर वो लोग उसे एग्जीक्यूट ही कर देंगे स्पाइस के तौर पे। वहीं पे डिपार्टमेंट वाले को जैसे ही यहाँ पे ज़ॉम्बी का एब्नॉर्मल डेटा डिटेक्ट होता है तो वो लोग यहाँ पे असला बारूद पे आ जाते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिसपे इनका जो टेबल सील्ड की तरीके काम कर रहा था वो आखिर तक यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो ही जाता है। वहीं पे ज़ॉम्बी को सबसे ज्यादा चिंता अपने खाने की हो रही थी। 13 उससे कहती है कि जान है तो जान है, खाना बाद में खा लेना। खैर उसी टाइम पे एक ऑफिसर यहाँ पे स्पेसशिप से छलांग मारता है, वो सीधा यहाँ पे ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तो ज़ॉम्बी घूम के उसके मुंह के ऊपर एक लात मारता है, ये कहते हुए कि पास ना दूर रहो मुझसे, जिससे वो ऑफिसर यहाँ पे पलटी मारते हुए एकदम धड़ाके से दूर जाके गिरता है और 4-5 बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर देता है और स्पेसशिप के अंदर घुसता है। वहीं पे उसके चेले पूछते हैं कैप्टन आप जिंदा तो है, आपकी लाश तो वापस नहीं आई। खैर इसके बाद अब पूरी लॉबी के अंदर ही तबाही मच गए थे और हर तरफ यहाँ पे धमाके हो रहे थे। खैर इसके बाद ज़ॉम्बी नीचे लैंड करता है और वो 13 से कहता है कि अब वो हमारे पीछे नहीं आएंगे। लेकिन ज़ॉम्बी ने यहाँ पे जितने भी स्पेसशिप और प्लेयर्स को डिस्ट्रॉय किया था वो यहाँ पे डेटा का इस्तेमाल करते हुए खुद को रिकवर कर लेते हैं और दोबारा यहाँ पे इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं, ये कहते हुए कि भागो नहीं, हम तो अपना काम ही कर रहे हैं। अब ज़ॉम्बी की बुद्धि काम नहीं कर रही, वो मन के अंदर सोचता है कि अगर वो लोग भागे नहीं, तोड़-फोड़ ना करो और यहाँ पे चुपचाप सरेंडर कर दे तो फिर क्या वो उन लोगों को जाने देंगे। जिसके बाद वो रोते हुए कहता है कि बचा लो। लेकिन लोग 13 को देखते हैं जो कि दोबारा अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करते हैं जो कि इमरजेंसी हैकिंग था। जिसके बाद वो पैर से एक चक्कर बनाते हैं और उसी के अंदर कूद जाती है जो कि होल बन गया था। और क्योंकि ये लोग एक मॉल के अंदर चले गए थे इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाले डायरेक्ट इन लोगों के ऊपर यहाँ पे असला बारूद फायर नहीं कर सकते थे और ये लोग मिसाइल छोड़ने वाले थे इनके पीछे। खैर इसके बाद ये सभी ऑफिसर उस मॉल के अंदर घुसते हैं और एक एक बंदे को चेक करने लगते हैं और उनसे पूछ रहे थे कि तुमने किसी को देखा जो सीधा आसमान से नीचे गिरा हो। वो लोग आगे से कहते हैं कि हमें अपना खाना दिख रहा है और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद हम लोग 13 और ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि आसानी से एक वॉशरूम के अंदर घुस जाते हैं जो कि लेडीज वॉशरूम था। ज़ॉम्बी आगे से कहता है लड़कियों का खाना है ये, जिस पे 13 उसे कहती है कि जिंदा रहना है ना तुम्हें तो चुपचाप बैठो। फिर इसके बाद 13 दोबारा यहाँ पे अपनी कोई स्किल का इस्तेमाल कर रहे थे और वो किसी तरीके का यहाँ पे सिक्योरिटी बैरियर तोड़ने का कोशिश कर रहे थे। बेसिकली एक तरीके से वो यहाँ पे ज़ॉम्बी के लिए एक नई आईडी बना रहे थे जिससे उसके ऊपर यहाँ पे जो एबनॉर्मल का डेटा थप्पा लगा है वो यहाँ पे हट जाए। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी के लिए यहाँ पे मर्चेंट गिल्ड सिविलाइजेशन की नाम की एक कॉपी बना देती है जिससे यहाँ पे ज़ॉम्बी के ऊपर जो एबनॉर्मल स्टेटस है वो हट जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ पे ज़ॉम्बी को एक चीज करनी थी जिससे वो यहाँ पे एबनॉर्मल स्टेटस से पूरी तरीके से हट जाएगा। उसे यहाँ पे मर्चेंट गिल्ड सिविलाइजेशन का मेंबर बन के एक गेम खेलना पड़ेगा जिससे यहाँ पे गेम उसको अकाउंट को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लेगा और वो यहाँ पे इसका मेंबर बन जाएगा। जिसके बाद ज़ॉम्बी को यहाँ पे भागना नहीं पड़ेगा। वहीं पे ज़ॉम्बी हमारे तरीके 13 से पूछता है कि तुमने ये सब कुछ इतनी जल्दी किया, तुम इस फील्ड में एकदम स्किल्ड लगती हो। जिसपे 13 आगे से कहती है कि वो खुद भी तो एक एबनॉर्मल डेटा है, यानी कि ये भी सिविलाइजेशन से नहीं है, किसी और सिविलाइजेशन से है। खैर इसके बाद वो ज़ॉम्बी से कहती है कि गेम खेलने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद वो दोनों वहीं से गेम के अंदर टेलीपोर्ट मार जाते हैं। जिसके बाद गेम शुरू हो जाता है और गेम का नाम यहाँ पे बुलेट हेल क्विंक था। बाकी दिखने में तो ये बिल्कुल किसी डिज्नी के अम्यूजमेंट पार्क के तरीके लग रहा है। इसी बीच हम लोग यहाँ पे एक जाने माने शख्स को देखते हैं और कोई नहीं हमारा वैरो जो कि आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रहा था और आगे से कंप्लेन करते हुए कहता है कि क्या यार दिन आ गए हैं, साला बच्चों वाले गेम खेलने पड़ेंगे मुझे। तभी साइड से जीलिंग आती है जो कि वैरो से कहती है कि जैसा तुमसे कहा गया है वैसा करो और सही से बिहेव करो। ये मत भूलना कि तुमने मेरे इनर डेमन के अंदर 10 बिलियन सोल्स को सोल्डर किया है जिसके लिए तुम्हें ये भरपाया करना पड़ेगा और उसी की वजह से हम लोग यहाँ पे एक सेपरेट सिविलाइजेशन कहला रहे हैं। यानी कि ये टेलीपोर्ट तो यहाँ पे ज़ॉम्बी के साथ ही हुए थे, यानी कि अर्थ के साथ में ही, लेकिन इनको एक अलग सिविलाइजेशन मान लिया गया क्योंकि जीलिंग के अंदर कुछ इनर डेमन करके कुछ तो है। जिस हिसाब से यहाँ पे उनकी सिविलाइजेशन के जितने भी लोग हैं उन सभी को यहाँ पे वैलो से पैसे वसूलने हैं। साइड से हम लोग देखते हैं कि ये दोनों बाहर निकल के कहते हैं कि हाँ तुमने हमारे भाइयों को मारा है, पैसा वसूलो हमारा सारा। वो भी जीलिंग वैलो से कहती है अगर तुम हमारी मदद नहीं करते हो इस गेम को जीतने में तुम्हारी जिंदगी बख्शने तो मैं नहीं वाली, खराब ही कर दूंगी। जिसपे वैलो आगे से बताता है कि वो यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्शियस का छोटा सा रूप ही है जो कि उसके इनर डीमन से बना हुआ है, सर्वाइव किया है वहां से। इसलिए वैलो ने यहाँ पे जो लोगों के साथ किया था वो उसकी मेन बॉडी ने किया था, वो तो नन्हा मुन्ना बच्चा है। और साथ ही में वो जीलिंग से ये भी वादा करता है कि वो उसका हर एक ऑर्डर मानेगा क्योंकि सिस्टम
सिस्टम यानी कि गेम के हिसाब से उनकी सिविलाइजेशन के अंदर यहाँ पे जीलिंग ही बॉस है। दरअसल जीलिंग की जो सिविलाइजेशन है उसका नाम यहाँ पे जीलिंग सिविलाइजेशन है। कर इसके बाद इस गेम के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं वो सभी ग्रुप के अंदर इससे खेलेंगे, यानी कि आपस में कोई भी लड़ाई धड़ाई नहीं होगी और उन्हें यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स और स्टेजेस को पार करके ही पॉइंट्स मिलेंगे। जिन प्लेयर्स के यहाँ पे हाई पॉइंट होंगे उनको यहाँ पे फाइनल खेलने का मौका दिया जाएगा। और क्योंकि ये गेम एक इंस्टेंस है यानी कि यहाँ पे प्लेयर्स को उनकी स्किल्स और आइटम्स को यूज करने नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद फर्स्ट स्टेज शुरू होती है जिसका नाम क्रेजी प्लेटफॉर्म्स था। और ये गेम बिल्कुल वैसा ही गेम था जहाँ पे हम लोग इंडी गेम होते हैं, बेसिकली ऑब्स्टिकल्स को पार करते डॉज करते हुए आगे बढ़ना रहता है। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज पैटर्न समझ के करना पड़ता है, इसीलिए कई सारे प्लेयर्स तो एक झटके के अंदर ही नॉकआउट हुए जा रहे थे। साइड से कभी घूसा पड़ रहा था, कोई रोलर आ रहा था, कोई तो एकदम स्पाइक ही मारे दे रहा था और किसी के ऊपर तो कुल्हाड़ी ही गिरी जा रही थी। इसीलिए कई सारे प्लेयर्स एलिमिनेट होते जा रहे थे। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं और पता नहीं कि उसके ऊपर यहाँ पे एबनॉर्मल स्टेटस आ गया था, यानी कि वो दोबारा लैगिंग में चला गया था, पता नहीं क्यों, जबकि बेचारे के पास तो कोई स्किल और अपग्रेड भी नहीं है। खैर इसके बावजूद वो कैसा न तैसा यहाँ पे सर्वाइव कर रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसलिए उसको यहाँ पे कई बार मार खानी पड़ती, लेकिन बंदा अपनी जगह से हिलता नहीं, इसलिए एलिमिनेट भी नहीं हो रहा था। और वो चीख चीख के 13 को आवाज लगा रहा था, लेकिन हम लोग 13 को देखते हैं जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ के उसे इग्नोर ही मार रही थी। और वो पीछे मुड़ के ज़ॉम्बी से कहते हैं कि उन लोगों का मेन गोल यहाँ पे सिर्फ उसका कैमोफ्लेज करना है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी को पक्का करना है। इसलिए वो यहाँ पे कोई भी बवाल नहीं करेगा और लो प्रोफाइल रहेगा और सिर्फ स्कोर्स के लिए ही खेलेगा, लेकिन ज्यादा भी नहीं। लेकिन ज़ॉम्बी ये बात बिल्कुल समझ नहीं रहा था। वो आगे से कहता है कि क्या बात कर रहे हो भाई, हम लोग गेम खेल रहे हैं, हमें यहाँ पे पूरा जोर लगाना पड़ेगा। ये एक प्राइड होता है प्लेयर का। और तभी उसके ऊपर हथौड़ा आगे गिर रहा था, लेकिन बेचारा अपनी जगह से हिल नहीं पाता लैगिंग की वजह से और गड़ाम से उसके सर के ऊपर हथौड़ा गिरता है। वहीं पे अब 13 को दुख होने लगा था क्योंकि उसने गलत पोकेमॉन पकड़ लिया था। वो चाहती थी इसे रिप्लेस करना, लेकिन उस टाइम पे 13 को कुछ महसूस होता है, जिसके बाद जब वो नीचे देखती है तो वहाँ का प्लेटफॉर्म टूटने लगा था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से उड़ने लगा था। जो भी प्लेयर्स भाग रहे थे वो बेचारे नीचे गिरने लगे थे क्योंकि ज़ॉम्बी ने वो हथौड़ा पकड़ लिया था और ये नीचे दबने को राजी नहीं है, क्योंकि गेम अभी शुरू ही हुए हैं और ऊपर से कई सारे लोगों को यहाँ पे ज़ॉम्बी की जरूरत है जो कि अर्थ वाले ही है, इसलिए वो यहाँ पे हार ही नहीं सकता है। जिसके बाद वो हथौड़े को उठाना शुरू करता है, ऊपर की तरीके पुश करता है और इतने जोर से पुश करता है कि वहाँ का पूरा मैकेनिज्म टूट जाता है और वो पूरी स्टेज ही एक्सप्लोड कर जाती है। इसलिए कई सारे प्लेयर्स प्लेटफॉर्म से नीचे ही गिर जाते हैं और वो ऑफ कोर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी नहीं गिरता और वो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट को गेन करता है और इस स्टेज को कंप्लीट कर लेता है। जिसके बाद अगला गेम यहाँ पे मेज स्प्रिंट था, बेसिकली भूल भुलैया। और ये जो आंखें देख रहे हो ये इनको तुम ड्रोन ही समझो या फिर कैमरा। खैर कई सारे प्लेयर्स यहाँ पे भूल ही जाते हैं कि कहाँ जाना है भाई। इसके बाद हम लोग प्लेयर को देखते हैं कि थक चुका था। वो आगे से कहता है कि आराम कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसको दीवार से वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। जिसके बाद अगले ही पल वो दीवार टूटती है और वहां से ज़ॉम्बी और 13 बाहर निकलते हैं। ज़ॉम्बी सीधा दीवार तोड़ते आगे आ रहा था, उसे नहीं सॉल्व करना पहली। जिसके बाद उसी तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ता और दीवारें तोड़ते हुए खटाखट आगे बढ़ते जा रहा था और दोबारा इसको यहाँ पे फर्स्ट प्राइज मिलता है, यही जीतता है। वहीं पे ज़ॉम्बी आगे से चीखते हुए रहता है। इतने ज्यादा लोग थे लेकिन इसके बावजूद किसी को रास्ता पता ही नहीं चला। मैं गेमिंग जीनियस हूँ, मैं हूँ प्रो। खैर इसके बाद थर्ड स्टेज आती है जिसका नाम यहाँ पे ओड ट्रेजर्स अलायंस था। बेसिकली इसमें यहाँ पे तुम्हें बॉक्स इकट्ठा करने और जिसके अंदर से जो भी ट्रेजर मिलेगा वो उनके हिसाब से जीतेगा। जिसके पास जितने ज्यादा बॉक्स वही यहाँ पे जीतेगा। लेकिन ट्रेजर बॉक्स निकालना भी मुश्किल था, उसके लिए तुम्हें छोटे छोटे गेम खेलने पड़ेंगे। बेसिकली ये जुआरियों की जगह थी या फिर तुम इसको एक तरीके से कसिनो बोल सकते हो, अमीरों की चोचले। खैर इसके बाद हम कई सारे प्लेयर्स को देखते हैं जो कि बॉक्स लेके जा रहे थे, लेकिन तभी उनमें से एक प्लेयर ज़ॉम्बी से टकरा जाता है। तो वो प्लेयर ज़ॉम्बी से कहता है क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरा ट्रेजर चाहिए क्या, तुम उसे चुराने की कोशिश कर रहे हो। जिसपे ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि तुम्हारा ही नहीं, मुझे यहाँ पे जितने भी ट्रेजर्स हैं उन सबके चाहिए। जिसको ये चीज मंजूर है वो एक तरफ आ जाए और जिसको नहीं वो दूसरी तरफ चले जाए। और ज़ॉम्बी अपनी सेकंड फॉर्म के अंदर था। वहाँ पे जितने भी प्लेयर थे वो सभी ज़ॉम्बी की बात सुनते हैं और उसको एक नजर टकटकी से देखते हैं। जिसके बाद आगे से हंसते हुए कहते हैं कि ये कौन आया भाई, इसे क्या लगता है कि हम लोगों को इसे धमकी देगा और हम लोग इसे सब कुछ दे देंगे। और वो सभी आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम नहीं देंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जिसपे ज़ॉम्बी अपनी एक टांग ऊपर उठाता है और आगे से कहता है ऐसा क्या, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद वो जैसे ही एक लात प्लेटफॉर्म के ऊपर मारता है तो प्लेटफॉर्म चिटक जाता है और जितने भी बक्से थे वो सब ऊपर जाके गिरते हैं। जिसके बाद वो सभी ज़ॉम्बी के सामने झुकते हैं और आगे से कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, ले जाओ तुम। जैसे ज़ॉम्बी को दोबारा यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर मिलते हैं और वो भी दोबारा इस स्टेज को कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद पांचवें स्टेज आती है और इसका नाम यहाँ पे ऑब्स्टेकल फ्लाइट था। बेसिकली यहाँ पे एकदम लंबा रैंप है, बेसिकली तुम उसको सड़क ही मान लो, जहाँ पे कई सारे ट्रैप्स है, ऑब्स्टेकल है, जिनको पार करते हुए तुम्हें यहाँ पे आखिरी पॉइंट तक पहुंचना है, जहाँ पे पहली ट्रॉफी रखी रहेगी। अगर तुम पहले पहुंच गए तो फिर तुम पहले और हाईएस्ट पॉइंट तुम्हारे। सभी प्लेयर्स इसी तरीके से भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहां पे ज़ॉम्बी आता है।
ज़ॉम्बी का बिल्कुल भी चलने का मन नहीं था। वो चाहता था कि फिनिश लाइन यहीं पे ही आ जाए, जिसके लिए वो क्या करता है, वो यहाँ पे फिनिश लाइन को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है। हम एक प्लेयर को देखते हैं जो कि बड़ा खुश था। वो बड़ा हंसते गाते हुए जा रहा था कि पहला प्लेस मेरा है, पहला प्लेस मेरा है, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट। लेकिन उस टाइम पे उसकी किस्मत उसे दगा दे जाती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म जैसे ही वहाँ पे खिसकता है तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म पलट के ज़ॉम्बी की तरफ के ही आगे गिरता है और ऑफ कोर्स ज़ॉम्बी को यहाँ पे फर्स्ट प्लेस मिलती है और ज़ॉम्बी यहाँ पे इस मैच को भी जीत लेता है। खैर इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि अपना स्टेटस देखता है और वो जैसे ही देखता है कि उसे फर्स्ट प्लेस मिली है तो वो खुशी के मारे बौखला जाता है और चिल्लाने लगता है कि देखा, कड़ी मेहनत का फल ऐसे ही मिलता है, हमेशा फर्स्ट नंबर मिलता है अगर तुम कड़ी मेहनत करो। लेकिन उस टाइम पे 13 आगे से कांपते हुए कहती है कि हम तो गए। वो ज़ॉम्बी से कहती है कि मैंने बोला था कि तुम्हें चुप के रहना है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ पे जीतना है। अब सिर्फ मर्चेंट सिविलाइजेशन ही नहीं, बाकी यहाँ पे बाकी जितने भी अदर सिविलाइजेशन है उन सभी की भी यहाँ पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की स्क्वाड्स हमारे पीछे पड़ चुकी है। इस पे ज़ॉम्बी बड़े मासूम होकर कहता है कि वो तो नॉर्मली गेम खेल रहा था ना, उसने तो कुछ भी नहीं किया। जिस पे 13 उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं नॉर्मली, घंटा का नॉर्मली, ऐसा कौन सा प्लेयर है भाई जो फिनिश लाइन को अपनी तरफ खींच लेता है, मेजे तोड़ देता है, प्लेटफॉर्म की धज्जियां उड़ा देता है और फिनिश लाइन अपने पास ही रखता है और प्लेयर्स को धमकाता है कि मुझे अपने ट्रेजर्स दो। खैर इसके बाद 13 यहाँ पे ज़ॉम्बी को एक और चीज बताती है जो उसे बताना वो भूल गई थी, कि जो एबनॉर्मल डेटा है जब वो यहाँ पे किसी सर्टेन पॉइंट तक एक्सटेंड हो जाता है, यानी कि अपनी लिमिट पार कर देता है, तो वो जो एबनॉर्मल डेटा होता है वो लोग अपनी इंसानियत खो देते हैं और किसी तरीके के टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स के अंदर बदल जाते हैं जिनको डेटा क्रॉप्स बोला जाता है। वो यहाँ पे दूसरे प्लेयर्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं और उनकी एनॉमली भी छीन सकते हैं, बेसिकली उनकी इंसानियत भी उनसे छीन सकते हैं और उन्हें भी अपने तरीके बना सकते हैं। दे आर सो कॉल्ड ज़ॉम्बीज, जस्ट कॉल देम एनॉमली। खैर इन एनॉमलीज में सिर्फ एक ही चीज कॉमन रहती है कि इनको यहाँ पे मिटाने के लिए जितनी भी सिविलाइजेशन है वो सभी एक साथ आ जाती है, भले ही आपस में कितनी ही लड़ाई क्यों ना हो। वह 13 आगे से कहती है कि वो बड़ी मुश्किल से ही अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर पाई थी मर्चेंट सिविलाइजेशन के अंदर, अब उसे यहाँ पे दोबारा भागना पड़ेगा। वो ज़ॉम्बी हमारे तरीके ही सोच रहा था कि इंसानियत को खो देते हैं, मॉन्स्टर के अंदर बदल जाते हैं, दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, ये जाना पहचाना ऐसा क्यों लग रहा है, तेरी ही जाति के है रे। जिसके बाद हम लोग मर्चेंट सिविलाइजेशन को दोबारा देखते हैं जहाँ पे वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का जो हेड था वो आगे से यहाँ पे सभी चीजें स्कैन करता है। बेसिकली इसके पास यहाँ पे ज़ॉम्बी वाली फाइल आ गई थी क्योंकि वो एक एनॉमली था और गेम के अंदर जो बवाल मचा है उससे भी इसके पास रिपोर्ट आ गई थी। 13 ने यहाँ पे पहले ही फाइल बना दी थी ना, तो उसे रिलेटेड था, ये लिंक था मतलब। और ये लोग ज़ॉम्बी को एम्प्लॉय बुला रहे थे जिसका कोड नेम यहाँ पे D14 रखा गया था। खैर लोग ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए एक स्क्वाड भेजने वाले थे, लेकिन तभी यहाँ की जो सुप्रीम डायरेक्टर थी, यानी कि इस पूरी जगह को कंट्रोल करने वाली, इसका नाम नहीं बताया गया और ना ही पूरी सीरीज में बताया जाता है अभी तक, सिर्फ इनका कोड नेम दिया जाता है जो कि टॉप 2 है, यानी कि ये लोग टॉप 2 के अंदर है, टॉप 2 प्लेयर है यहाँ के पूरे गेम वर्ल्ड के, इसलिए नाम नहीं, इनके चेहरों से ही ध्यान रखना। टॉप 2 प्लेयर उस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से कहते हैं कि अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अभी कोई भी ट्रुप डिप्लॉय ना करना और ना ही उसे वापस आने देना। जिसके बाद वो सुपरवाइजर को बताती है कि उन लोगों ने हाल ही में यहाँ पे 3 दूसरी सिविलाइजेशन के साथ में एक कॉपरेशन किया है, जिसके दौरान वो लोग यहाँ पे रेयर तरीके के आइटम्स इस्तेमाल करने वाले हैं और लोगों ने प्लान बनाया है कि वो लोग उनकी सिविलाइजेशन के जो भी यहाँ पे हाई लेवल के डेंजरस एनोमलीज है उनको एक जगह पे इकट्ठा करेंगे और एक बार में ही उन सभी को एलिमिनेट कर देंगे, उनकी फील्डिंग सेट कर देंगे। इसलिए ज़ॉम्बी के पीछे स्क्वाड भेजने का कोई भी फायदा नहीं है, वो लोग अपने प्लान के हिसाब से ही चलेंगे। ये प्लान पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन इसमें एक ही परेशानी है कि इन लोगों ने जो लोकेशन चूज की है वहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में लार्ज प्लेयर्स आने वाले हैं, यानी कि एनोमलीज के साथ में यहाँ पे नॉर्मल प्लेयर्स भी रहेंगे और उनकी बलि चढ़ेगी, जिसको ये लोग बड़े प्यार से हंटिंग ग्राउंड बुलाते हैं, जहाँ पे करप्टेड डेटाउस को पूरी तरीके से खत्म किया जाता, एक दूसरे को आपस में लड़ा के, और जो बच जाते हैं उन्हें अलग से खत्म किया जाता है। और वो जगह और कोई नहीं थी, 5वां लेवल था यहाँ का। सभी प्लेयर से कहा जाता है कि जो भी अपनी जगह है अपनी जगह ले लो भैया, कोई भी फालतू का बवाल ना करना। जिसपे सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और वो आगे से कह रहे थे कि हम ही जीतेंगे, हमें कोई भी नहीं हरा सकता। वो 13 ज़ॉम्बी से दोबारा कहती है कि तुम्हें लो प्रोफाइल लेना है, कुछ भी हो जाए फालतू का बवाल ना करना। वो पे ज़ॉम्बी को यहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो 13 से कहता भी है कि तुम्हें कुछ अजीब सा फील नहीं हो रहा, लेकिन 13 को यहाँ पे कुछ भी अजीब सा फील नहीं हो रहा था। ज़ॉम्बी उसे बताता है कि ये एक्सप्लेन करना तो मुश्किल है, लेकिन उसे कुछ जाना महसाना सा फील हो रहा है भीड़ के अंदर से। जिसके बाद हम कुछ प्लेयर्स को देखते हैं जिनकी आंखें लाल हो गई थी, बेसिकली अब ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। इसको तुम लोग इतना याद रखो क्योंकि हम लोग एक दूसरा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये स्पिन ऑफ स्टोरी है जहाँ पे हमें आगो की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। इसके बाद हम लोग आगो को देखते हैं जो कि अभी अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर था, जो कि एक कन्वीनियंस स्टोर के अंदर काम कर रहा था और वहीं पे उसकी यहाँ पे सीनियर थे जो उससे कह रहे थे कि मदद करो भाई, देख क्या रहे हो। जिसके बाद वो यहाँ पे बॉक्स उठाता है और इधर उधर उन्हें शिफ्ट करता है। फिर इसके बाद आगो की सीनियर उसको चेहरे पे देखती है और उसे अपने साथ लेके जाती है और उसकी मरम पट्टी करने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे आगो को बुली किया जा रहा है बुली किया जा रहा है, आगो को बुली किया जा रहा है। आगो जानबूझ के बुली हो रहा है ताकि उसे बुली करने वाले खुद ना बुली होने लगे। खैर आगो की सीनियर यही बताती है कि ह्यूमन यहाँ पे अपने पास ही इविलनेस लेके पैदा होते हैं, उनके अंदर बुराई पहले से ही रहती है जो कि कमजोरों को बुली करते हैं और किसी रीजन
की वजह से नहीं। वो कमजोरों को बुली करते हैं और ताकतवर से डरते हैं। इसलिए वो आगू से कहती है कि अगर वो थोड़ा सा टफ दिखाएगा तो वो लोग उसे परेशान नहीं करेंगे। खैर उसी टाइम पे उनका मैनेजर उनसे कहता है कि खेलना बंद करो, क्लाइंट यहाँ पे आ गया है। तब यहाँ पे क्लाइंट आ जाता है। खैर ये क्लाइंट नहीं था, ये बस एक ड्राइवर था जो कि यहाँ पे सामान पिकअप करने के लिए आया हुआ था। जिसके बाद वो एग्जाम्पल क्लाइंट को जाके दिखाएगा। इसलिए आगो की सीनियर आगे बढ़ती है और वो यहाँ पे सैंपल्स को ढूंढ के निकालने की कोशिश करने लगती है। और इसी बीच उनका जो मैनेजर था वो यहाँ पे सीनियर के नीचे से पिक्चर ले लेता है, वो भी बहुत ही ज्यादा गंदी। खैर आगो ये देख रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है और वो आगे से ये कहता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। जिसपे उसका मैनेजर उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि अपने काम से काम रखो, ज्यादा बोलो नहीं। जिसके बाद वो ड्राइवर से कहता है कि इसको तुम वेयर हाउस लेके चले जाओ। फिर उस ड्राइवर को पहले से ही मैनेजर की हरकतों के बारे में पता था, तो यहाँ पे आगो से पहले ही बता देता है कि उसकी तरफ ना देखो, वो एक नंबर का हरामी मानुस है साला। वो अक्सर यहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे हाई सैलरी देके बुला लेता है और उनके साथ उल्टी सीधी हरकतें करता है। तुम्हारे क्लासमेट खतरे में है और शायद से वो यहाँ पे बच के भी ना निकल पाए। लेकिन तब सिटी के अंदर आउटब्रेक हो जाता है और यहाँ पे सभी ज़ॉम्बी सिटी के अंदर घुस जाते हैं और इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो सभी लोग अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन तभी आगो यहाँ से नीचे उतरता है और वो यहाँ पे स्टोर की तरफ जाने लगता है, ये कहते हुए कि वो अपना वॉलेट भूल गया है। जिस पे ड्राइवर उससे कहता है कि तुम्हें पैसों से ज्यादा अपनी जिंदगी की वैल्यू करनी चाहिए। जिसके बाद हम लोग आगो को सीधा स्टोर के अंदर जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पे मैनेजर ने अपनी हरकतों के ऊपर इल्जाम देना शुरू कर दिया था। लेकिन वो कुछ कर पाता कि उससे पहले उसकी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन होने लगता है और वो ज़ॉम्बी के अंदर बदलने लगता है। खैर इसके बाद हमें आगो की थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जब वो यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर के अंदर काम कर रहा था, उसको यहाँ पे चीजों को समझने में दिक्कत हो रही थी, तो वो सामान उल्टा सीधा ला रहा था, गलत वाला ला रहा था। वो यहाँ पे आगो की मदर उसे यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा करने से मना करते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल से रहने को दिया जा रहा है। इसलिए वो सही कहते हैं कि बाहर लड़ाई वड़ाई ना करना, नहीं तो तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी और उन्हें कभी भी ये पता चलने ना देना कि तुम असल में हो कौन। खैर इसके बाद हम लोग आगो को देखते हैं जो कि आगे से ट्रांसफॉर्म होता है, अपना स्पेशल चेन सो बाहर निकालता है और सामने से आने वाले जितने भी ज़ॉम्बी थे उन सभी को एक झटके के अंदर दो हिस्सों में काट गिराता है। खैर इसके बाद मैनेजर को देखते हैं जो अभी भी ट्रांसफॉर्म हो रहा था, कितना टाइम लेगा बे, हो जा जल्दी से। लेकिन तभी आगो उसके पीछे से टेलीपोर्टेशन मारता है और चेनसो का इस्तेमाल करते हुए उसके बीच से दो हिस्से कर देता है। जिसके बाद आगो के अंदर जो भी भड़ास भरी हुई थी, बोली से लेके मैनेजर के ताने, वो उन सभी को ज़ॉम्बीज़ के ऊपर निकाल रहा था और हंसता रहा था पागलों की तरीके। वहीं पे उसकी सीनियर ये देख के हैरान थे कि ये ज़ॉम्बी अचानक से दूसरे ज़ॉम्बीज़ को कैसे मारने लगा। लेकिन आगो को तो मजा आ रहा था, वो अपने में लगा हुआ था। खैर इसके बाद आगो एक मीट शॉप के पास जाता है जहाँ से वो सड़ा हुआ मीट मांगता है, बेसिकली खरीदता है। आगो दोबारा यहाँ पे अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ गया था, जो अभी सिर्फ 17 साल का ही है। वहीं पे शॉप ओनर को क्या ही दिक्कत थी, वो तुरंत यहाँ पे आगो को सड़ा हुआ मीट दे देता है। इसके बाद आगो हम लोगों को बताता है कि वो इस साल के बाद में पूरी तरीके से एकदम जवान ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। जिसके बाद वो बताता है कि सालों पहले यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ की होड़ आ गई थी जिसने सिटी के ऊपर कब्जा कर दिया। इंसानों ने तुरंत अपनी जान बचाने के लिए कोना पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने एकदम लंबी लंबी दीवारें खड़ी कर दी और उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगे, महंगे महंगे और खतरनाक वेपन्स के साथ में। उन लोगों ने यहाँ पे एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया जहाँ के लोग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे, वो तो ज़ॉम्बीज़ से भी ज्यादा ब्रूटल थे। और 10 से कम सालों के अंदर ही उन लोगों ने जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे उन्हें यहाँ पे खंडरों के अंदर भगा दिया। और इतना ही नहीं, ज़ॉम्बी को वो यहाँ पे इंजन की तरीके इस्तेमाल करने लगे बिजली बनाने के लिए, यहाँ तक कि वो ज़ॉम्बीज़ की बॉडी को बेचने भी लगे। यहाँ तक कि लोगों के मनोरंजन के लिए उन लोगों ने यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ के जू भी बनाए जहाँ पे लोग जाके ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं। और उनमें से कुछ को वो यहाँ पे इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन का बहाना देके कुछ ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पे खंडरों के अंदर भेज देते हैं। जिसके बाद हमें ज़ॉम्बीज़ की साइड बताई जाती है जो कि यहाँ पे झुंडों के अंदर रहते हैं और अलग अलग ट्राइब्स के अंदर रहते हैं। और वहीं पे ये सभी ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे जिंदा रहने के लिए तेल पीते हैं और कचड़ा खाते हैं। और कई सालों तक इस तरीके से बद दिमाग ज़ॉम्बीज़ जो कि यहाँ पे इधर उधर टहला करते थे, फाइनली जाके एक ज़ॉम्बी गर्ल के अंदर सोचने की शक्ति आई। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इंसान इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं और वो यहाँ पे सिविलाइजेशन बना के कैसे रह सकते हैं इस वर्ल्ड के अंदर। इसलिए उसने बिना को सोचे समझे यहाँ पे इंसानों की आदतों और उनकी लाइफस्टाइल को सीखना और वहाँ पे नकल करना शुरू कर दिया। दिन में 3 बार खाना, जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठ जाना। और कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद में उसे पता चला कि वो लोग यहाँ पे सिविलाइजेशन कैसे बना लेते हैं और कैसे सर्वाइव करते हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि वो यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, बेसिकली बच्चे पैदा कर पाते हैं। खैर बहुत ज्यादा गहरे सोच विचार के बाद में उसने ट्राई करना शुरू किया और फाइनली उसने यहाँ पे इंसानों की नकल कर ली और प्रेग्नेंट हो गई। और 10 महीनों के बाद में वो यहाँ पे आगू को जन्म देती है और उससे कहते हैं कि अब से तेरा नाम आगू। और ऑफ कोर्स इन दोनों की हरकतों की वजह से ये दोनों यहाँ पे ज़ॉम्बी समुदाय की रीति रिवाजों से मेल नहीं खा पाते थे, तो फिर इन्हें यहाँ पे समुदाय यानी कि ट्राइब से बाहर निकाल दिया गया। खैर इसके बाद आजू अपने घर की तरफ निकलता और मन के अंदर सोचता है कि वो अपनी मॉम से क्या कहेगा कि उसने काम के पहले ही दिन अपने बॉस को मार डाला। खैर इसके बाद आगू अपने घर पे जाता है तो उसकी मदर उसके लिए खाना बना रहे थे और उससे कहती है कि आओ बैठो और खा लो। और इसी के साथ ये स्पिन ऑफ स्टोरी खत्म होती है। ये मेन स्टोरी नहीं थी, ऑथर के पास कोई काम धंधा नहीं था तो उसने यहाँ पे आजू की बैक स्टोरी बना दी। जिसके बाद हम लोग मेन स्टोरी पे आते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। खैर ज़ॉम्बी को जो भी सेंस हो रहा था अभी के लिए ऑथर उसे इग्नोर करता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि फाइनल स्टेज शुरू हो जाती है जिसका नाम वर्ल्ड
कोलैप्स था, यानी कि दुनिया का विनाश। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो भी चीजें ऊपर लटक रही थी वो धड़ाम धड़ाम से नीचे आके गिर रही थी, इसीलिए कई सारे प्लेयर्स यहाँ पे एलिमिनेट होते जा रहे थे। सिस्टम इन लोगों को बताता है कि प्लेयर्स आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने कई सारे स्टेजेस पार की हैं, अब उन सभी को आपस में मिला दिया गया है, जिससे ये फाइनल मैसिव बैटल स्टेज रेडी हुई है। प्लेयर्स को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि एक तो सभी जगह यहाँ से मिट रही थी, कुछ उनके ऊपर आके गिर रहा था और जिसके ऊपर वो खड़े थे वो भी वहां से हट रहा था, इसीलिए कई सारे प्लेयर्स खटाखट एलिमिनेट होते जा रहे थे और कुछ तो यहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे। सिस्टम उन लोगों को बताता है कि वो लोग जितनी देर तक यहाँ पे सर्वाइव करेंगे उतने ज्यादा उनके हाई स्कोर रहेंगे, यानी कि जो जितना लंबा टिकेगा उसे उतना ज्यादा हाई प्राइस मिलेगा, हाई स्कोर मिलेगा। जिसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी और 13 को देखते हैं और ये भी अपनी जान बचा के भाग रहे थे और ज़ॉम्बी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा गेम बनाता है कौन है भाई, कि गेम इसी तरह तुम्हारे ऊपर आगे गिरे। जिसपे 13 आगे से कहती है कि उसे घंटा नहीं पता, बस अपनी जान बचाते हुए भागो। खैर इसके बाद हम लोग जीलिंग को देखते हैं और उसकी नजर यहाँ पे ज़ॉम्बी के ऊपर पड़ जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि किसी दूसरे ग्रुप ने उसे यहाँ पे भेज दिया होगा। वह जीलिंग के दोनों चेले थे, वो उससे पूछते हैं कि हम लोग ज़ॉम्बी से मिलने वाले हैं क्या, उससे ये भी पूछ लेंगे कि अर्थ सिविलाइजेशन के हाल चाल क्या है, लेकिन जीलिंग मना कर देती है, ये कहते हुए कि अभी हम लोग उससे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे जब तक हम लोगों को इस गेम वर्ल्ड की असलियत के बारे में नहीं पता चल जाता है। पहलों के मुताबिक ज़िकाई ने ये दुनिया यहाँ पे किस वजह से बनाई है ये हमें भी नहीं बताया जाता, लेकिन इसे सिंपली यहाँ पे अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है, इसके पीछे कुछ और भी रीजन है। वह वालों उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या, डिवाइन मैसेंजर के तौर पे मुझे यहाँ पे कई सारे थ्रोन्स के सीक्रेट्स के बारे में पता है और मेरे पास कई सारी जानकारी भी है। जिसके बाद हम लोगों को बताता है कि ज़िकाई को ये चीजें पता कैसे चली और उसने ये गेम वर्ल्ड कैसे बनाया। वह हम लोगों को बताता है कि हजारों सालों पहले ज़िकाई को यूनिवर्स के एकदम गहराई के अंदर एक गेम कंट्रोल करने वाला आर्टिफैक्ट मिला था, जिससे ज़िकाई को बहुत ज्यादा पावर मिली, यानी कि उसी आर्टिफैक्ट के अंदर से, लेकिन आज तक उसने बताया नहीं कि इस आर्टिफैक्ट के पीछे क्या रीजन है और क्या सीक्रेट है। और ये मुझे आर्टिफैक्ट नहीं लग रहा है, किसी तरह का कैप्सूल लग रहा है, बेसिकली सेफ्टी कैप्सूल। आगे ही पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन ज़िकाई ने इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन वालों ये देख के हैरान हो गया था कि ज़िकाई ने हजारों सालों पहले दुनिया को बचाने के लिए ये सब कुछ रेडी कर लिया था और अर्थ को बचाने के लिए वापस भी आया। खैर वालों ने ये बात इन लोगों को बताई या फिर नहीं बताई मुझे घंटा नहीं पता, लेकिन वो आगे से ये जरूर बोलता है कि उन लोगों की डिवाइन एरा सिविलाइजेशन का सिर्फ एक ही मकसद है, जो कि यहाँ पे ज़ॉम्बी को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना। हम इन दोनों को देखते हैं जिनमें से बनाना वाला आगे से कहता है कि ये क्या कह रहा है, ये लोग इस गेम के साथ ज़ॉम्बी को हराने के बारे में सोच रहे हैं क्या। इसमें नीचे वाला आगे से कहता है कि इनके हिसाब से तो ज़ॉम्बी यहाँ पे इस गेम को क्रैश मार देगा और मुझे जरा से भी हैरानी नहीं होगी। खैर इसके बाद हम लोग ज़ीलिंग को देखते हैं और उसे पता चल गया था कि यहाँ पे कई सारी मात्रा में एबनॉर्मल प्लेयर्स को भेजा जा रहा है, इसीलिए वो यहाँ पे अपनी साइकिक पावर को एक्टिवेट करती है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि यहाँ पे कम से कम 30% ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी सोल यहाँ पे धीरे धीरे करके गायब हो रही है और डिस्ट्रॉय हो रही है, और उनकी जो सेल्फ अवेयरनेस है यानी कि सोचने समझने की शक्ति वो भी गायब होती जा रही है। और एक अजीब तरीके का म्यूटेशन उनकी बॉडी के अंदर होना शुरू हो गया है, जैसे कि ज़ॉम्बीज के तरीके वाला म्यूटेशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो इंसान यहाँ पे डेटा अनडेड के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि छोटे से एनिमल के अंदर चेंज हो जाते हैं, जिसको ये लोग डेटा ट्रांसफर बोल रहे थे। खैर ये डेटा ट्रांसफर वाले एनिमल्स या फिर एबनॉर्मली जैसे ही निकलते हैं तैसे ही वो इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, इसलिए कई सारे प्लेयर्स अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भागने लगते हैं। ये कहते हैं कि गेम गया तेल लेने, पहले जान बचाओ अपनी। और क्योंकि यहाँ पे 30% प्लेयर्स ही एबनॉर्मल थे, जिसका मतलब ये है यहाँ पे टोटल 30% ही डेटा अनडेड प्लेयर्स होंगे, इसलिए वो यहाँ पे एकदम बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू करते हैं। उसी टाइम पे वैलो एक अनडेटा के ऊपर हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन वो अभी तक मरा नहीं था, सिर्फ वहाँ पे बेहोश ही हुआ था। जिसके बाद वो अनडेटा यहाँ पे अपनी थोड़ा सा जोर लगाता है और अपने सर को ऊपर उठा लेता है। वैलो उससे कहता है स्ट्रेंथ तुम्हारी बुरी नहीं है, लेकिन तुम सिर्फ अपना सर ही उठा पाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा शांत रहो। जिसके बाद वो उसके सर के ऊपर पैर रखा और उसका पैर जमीन के अंदर घुसा देता है, जिससे वो अनडेटा अब यहाँ पे, सॉरी गाइस अनडेटा नहीं, डेटा अनडेड यानी कि मरा हुआ डेटा या फिर अनकरप्टेड डेटा। खैर इसके बाद वैलो ज़ीलिंग से कहता है कि जरा पता लगाओ कि इस गेम वर्ल्ड के ज़ॉम्बीज के बारे में क्या खास बात है, यानी कि इन डेटा अनडेड्स के बारे में। लेकिन उस टाइम पे वैलो देखता है कि ये दोनों तो लगे पड़े थे भाई एक दूसरे की जान बचाने में, क्योंकि इनके लिए ये डेटा अनडेड काफी ज्यादा पावरफुल थे। इस पे वैलो आगे से कहता है तुम जैसे लोग किसी काम के नहीं हो, ऐसे मॉन्स्टर्स को तुम्हें अपने पैरों के नीचे रखता हूँ। खैर तभी वैलो ने यहाँ पे जिस डेटा अनडेड को मारा था वो यहाँ पे दोबारा रीजनरेट हो जाता है। बेसिकली वो यहाँ पे सेल्फ रिपेयर हुआ था, यानी कि उसने यहाँ पे अपनी दूसरी कॉपी बना ली थी। ऑफ कोर्स अगर इन्हें इरेज नहीं करोगे तो फिर ये कहाँ से ही मिट जाएंगे, अपने आप को दोबारा बना ही लेंगे। जिसको देख के वैलो बड़ा खुश हुआ था। वो आगे से कहता है बड़े अजीब क्रीचर है यार, खेलने में मजा आएगा। जिसके बाद वैलो के ऊपर कई सारे डेटा अनडेड एक साथ हमला कर देते हैं। जिसके बाद हम लोग ज़ीलिंग को देखते हैं और उसकी तरफ यहाँ पे कई सारे डेटा अनडेड हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और वो भी यहाँ पे इन लोगों की रिफ्लेक्टिंग एबिलिटी और यहाँ पे लगातार फॉर्म होने की एबिलिटी को देख के हैरान हो गई थी। जिसके बाद वो अपनी ब्लेड का इस्तेमाल करती है और कई सारे अनडेड्स को एक बार में ही खत्म कर देती है, और कहते हैं कि इन लोगों से निपटना तो रियल लाइफ ज़ॉम्बी की होड़ से भी निपटने से भी ज्यादा मुश्किल और पकाऊ है। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वैलो ने यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल हैंड या फिर उस मॉन्स्टर वाले हैंड को बाहर
निकाल लिया था, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो कई सारे अनडेड्स को एक बार में ही पकड़ता है और उन्हें क्रश करने की कोशिश करता है। ये बोलते हुए कि कुछ को मार देने से इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वैलो ने अपने हाथ को नीचे घुमाया था तो फिर उसका हाथ बीच में ही रुक गया था, यानी कि किसी ने उसके बड़े वाले हाथ को रोक लिया है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि साइड से एक बंदा बाहर निकलता है जिसने एक नॉर्मल सी टी शर्ट पहनी रखी थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था दे पैसा दे पैसा। और वो प्लेयर यहाँ पे वैलो से कहता है कि तुम अभी इन अनडेड्स को नहीं मार सकते हो। आखिरकार यहाँ पे सभी लोगों को इकट्ठा होना है, जिसके बाद वो सभी प्लेयर्स यहाँ पे इन्फेक्टेड बनेंगे, जिसके बाद इस पूरे एरिया को ही यहाँ पे क्लीनिंग एरिया बोल दिया जाएगा, जिसके बाद ये लोग उन्हें यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर देंगे बिना किसी स्ट्रगल के। जिसके लिए बड़े प्यार से कहता है कि हमें माफ कर दो माफ कर दो। वह लोग आगे से कहता है घंटा। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने पंजे का इस्तेमाल करते हुए उस प्लेयर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस प्लेयर को कुछ भी नहीं होता। वो यहाँ पे वैलो से कहता है कि तुम्हारे पास पावर बहुत ज्यादा कमाल की है, तुम पक्का अपनी सिविलाइजेशन के एक टॉप टायर पावर हाउस रहे होगे। जिसके बाद वो यहाँ पे गेम की दी गई हुई शॉट का इस्तेमाल करता है और वैले को हाथ को काट देता है और वैलो से कहता है कि तुम्हारा लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं है गेम वर्ल्ड के अंदर। और वो वैलो को बताता है लेकिन उसकी किस्मत खराब है कि यहाँ पे उसके पास जितने भी इंचैनमेंट्स है यहाँ पे उन सभी की पावर मिला के भी उससे ज्यादा है। और उससे भी ज्यादा बड़ी किस्मत खराब वैलो की इस बात को लेके है कि यहाँ पे ये प्लेयर पे टू विन प्लेयर है, यानी कि ये पैसे फूकता है गेम के अंदर जीतने के लिए। और हम लोग देखते हैं किसने भाई सच में बहुत ज्यादा पैसे फूके थे। मतलब होता नहीं एकदम तुम्हें कोई प्लेयर दिखाई देता है एकदम लदा हुआ सोने चांदी में, ये वैसा था जिसका लेवल 91 था और ये टॉप 5 में आता है, जो कि मर्चेंट गिल्ड सिविलाइजेशन का सुप्रीम काउंसिल मेंबर है। और ये वैलो को बताता है कि ये गेम के अंदर पैसे अंधा फूकता है और वो वैलो से पूछता है कि अब भी मुझसे फाइट करनी है क्या, जिसपे वैलो को किसी चीज से डर लगता है क्या। वो आगे से कहता है जीलिंग तुम जरा अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, मैं इस आदमी के साथ थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ। जिसके बाद हम लोग दोबारा मर्चेंट गिल्ड सिविलाइजेशन पे आ जाते हैं, जहाँ पे वो लोग सारे डेटा को प्रोसेस कर रहे थे। इन लोगों को पता चलता है कि कई सारे अनडेड डेटा यहाँ पे देखे गए हैं और करप्टेड डेटा नॉर्मल देखे जा रहे हैं। और साथ ही में ये भी पता चल जाता है कि 5th सीट का काउंसिल यानी कि वो प्लेयर अब फाइट करने लगा है। इसके बाद यहाँ पे मर्चेंट गिल्ड की सिविलाइजेशन की लीडर AKA टॉप 2 आती है। तो फिर यहाँ पे सुपरवाइजर उसे बताता है कि 5th सीट का काउंसिल फाइट करने लगा है और उसके अपोनेंट की स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा हाई है। इस पे टॉप 2 आगे से इतना ही कहती है अगर वो मारा जाता है तो ये उसका बैड लक है, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद वो सुपरवाइजर से कहती है कि ये ना भूलना कि हम लोगों ने इस क्लीनिंग प्रोजेक्ट के ऊपर कितना ज्यादा पैसा फूका है। सुपरवाइजर बताता है कि यहाँ पे उनके और बाकी सिविलाइजेशन के जो टॉप टायर एक्सपर्ट्स हैं वो भी यहाँ पे उस गेम वर्ल्ड के अंदर भेज दिए गए हैं, यानी कि क्लीनिंग प्रोजेक्ट के अंदर। हमें यहाँ पे 2 सिविलाइजेशन के टॉप टायर प्लेयर से मिलवाया जाता है, जो कि एक चीफ डिसाइपल था मेंग साओ हुआ, जो कि यहाँ पे लेवल 94 पे है। जिसके बाद एक दूसरी जो कि यहाँ पे फ्यूरी सिविलाइजेशन की हंटर है, जिसका नाम कैप्टन मिमी है और ये भी लेवल 91 पे है। जिसके बाद आखिर में इंपीरियल सिविलाइजेशन का वॉर लॉर्ड माइक, जो कि यहाँ पे लेवल 96 पे है। वहीं पे टॉप 2 को पक्का यकीन था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे ज़ॉम्बी और उसकी गैंग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो लोग यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर दिए जाएंगे प्रोजेक्ट के खत्म होते हुए। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि दम लगा के भाग रहा था, इसे घंटा फर्क नहीं पड़ा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ये आगे से कहता है कि प्लेयर मर रहे हैं, मरने तो हम लोगों को हमारी पहली प्लेस चाहिए, जल्दी भागो यहाँ से। वहीं पे 13 मुश्किल से अपने होश संभाले हुए थे, ये कभी ही गिर सकती है, इसकी आंखें बता रही हैं। खैर हम लोग डेटा अनडेड को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से आतंक बचा रहे थे। उनके सामने जो भी प्लेयर आता वो उसको यहाँ पे खा जाते और उसे भी करप्ट कर देते। कुछ प्लेयर्स यहाँ पे सरेंडर करके क्विट करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे बाकी लोगों ने गेम के अंदर से ये फंक्शन ही हटा दिया था, यानी कि यहाँ पे नंबर 2 और बाकी सिविलाइजेशंस ने, इसलिए प्लेयर लॉग आउट भी नहीं कर पा रहे थे। तभी एक डेटा अनडेड उसके ऊपर हमला करता है और उसको भी यहाँ पे अपने जैसा बना देता है। और लोग यहाँ पे जैसे ही खत्म होते जा रहे थे तो फिर वो भी यहाँ पे डेटा अनडेड के अंदर ट्रांसफर होते जा रहे थे धीरे धीरे करके। अब यहाँ पे पूरी तरीके से एपोकलिप्स शुरू हो गया था। वहीं पे हम लोग माइक को देखते हैं जो कि चेक करता है कि यहाँ पे 38% प्लेयर्स मारे जा चुके हैं और यहाँ पे कैजुअलिटी रेट बढ़ते ही जा रहा है। जिसपे माइक को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे उनका प्लान काफी स्मूथली जा रहा है और थोड़ी देर में ये पूरा गेम प्लेटफॉर्म इनके आइटम के जरिए लॉक कर दिया जाएगा, जिसके बाद कोई भी यहाँ से जा नहीं पाएगा। बेसिकली वो पहले एम्प्लॉय हो चुका है, तभी वो प्लेयर लीव नहीं कर पा रहा था। बस अब इन लोगों को यहाँ पे इंतजार करना है कि जो भी प्लेयर्स हैं वो सभी अब यहाँ पे अनडेड के अंदर बदल जाएं, जिसके बाद ये लोग अपना क्लीनिंग प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। हम लोग साओ हुआ को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि वो लोग इसी तरीके से किसी भी एबनॉर्मल डेटा को यहाँ से बाहर जाने से रोक सकते हैं और जो भी सेक्रीफाइस यहाँ पे हो रहे हैं वो सभी और भी ज्यादा बढ़िया चीज के लिए हो रहे हैं। आई मीन दे आर डूइंग रॉन्ग थिंग। जब इन्हें पहले ही पता चल जाता है कि कोई प्लेयर एबनॉर्मल डेटा में है तो फिर उसे तुम लोग सीज क्यों नहीं कर लेते। बाय द वे वैसे भी ये ब्रेन रूट मानवा ही है, अभी क्या पता ज़ॉम्बी ने दोबारा रिवाइव कर दे, तो ज्यादा फोकस ना दो। हम लोग मिमी को देखते हैं जो आगे से कहती है कि उनके पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है। उनकी सिविलाइजेशन एक बार ज़ॉम्बी होड़ यानी कि ज़ॉम्बी की बहुत बड़ी झुंड के चलते डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब वो लोग यहाँ पे गेम के अंदर उन्हें दोबारा देखेंगे तो लोगों को चिंता तो होगी ही ना, तो फिर यहाँ पे उन्हें ज़ॉम्बी को दोबारा खत्म करना पड़ेगा। उसी टाइम पे मिमी अपने ऊपर देखती है तो फिर वहाँ पे मर्चेंट गिल्ड का सिविलाइजेशन और साथ ही में वैलो अभी भी फाइट करे जा रहे थे और उन्हें भी समझ में आ जाता है कि अगर यहाँ पे पे टू विन वाले प्लेयर को इतना ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर ये बात पक्की है कि सामने वाला प्लेयर सच में स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वैलो। माइक
मैक भी आगे से सुट्टा फूकते हुए कहता है कि हाँ वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो नई सिविलाइजेशन का सबसे पावरफुल बंदा हो सकता है, जीलिंग सिविलाइजेशन का। साथ ही में इन लोगों को यहाँ पे जीलिंग सिविलाइजेशन इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ के जितने भी मेंबर हैं वो सभी बस एक सोल्स के फॉर्म में हैं। बेसिकली जीलिंग ने उन्हें अपने वर्ल्ड के अंदर ले लिया है ना, तो वो उन्हें वहाँ पे, तो उसने यहाँ पे इन लोगों को सोल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। एनर्जी कम कंज्यूम होगी और ज्यादा लंबा टिकेंगे ये लोग, और वो सिर्फ फाइट करने के लिए अपनी फिजिकल फॉर्म लेते हैं। वहाँ पे मिमी आगे से कहती है कि उन्हें भी यही लगता है कि उन लोगों की सिविलाइजेशन भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से सफर की है, लेकिन इसके बावजूद वो उन्हें यहाँ पे जाने नहीं दे सकते हैं। खैर इसके बाद साहुआ खड़ा होता है और वो उन सभी लोगों से कहता है कि बातें करना बंद करो, जल्दी से यहाँ पे वैल्यू को ठिकाने लगाओ, क्योंकि अगर वैल्यू गलती से भी अनडेड के अंदर बदल गया तो फिर वो वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और उसे टर्मिनेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। जिसके बाद वो उन दोनों से कहता है कि चलो वैल्यू को ठिकाने लगाते हैं, जिसके लिए ये दोनों मान गए थे, इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी। जिसके बाद हम लोग पे टू विन प्लेयर को देखते हैं, जिससे अब यहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था वैल्यू से निपटने में। और फिर वो मन के अंदर सोचता है कि उसने बस छोटे से टाइम के अंदर यहाँ पे 27 हाई टायर के डिफेंसिव आइटम्स का इस्तेमाल किया है अपनी जान बचाने के लिए, और 63 रिकवरी आइटम्स का, यानी एनर्जी दोबारा स्टोर करने के लिए। यानी कि वैल्यू ने इसको यहाँ पे छठी का दूध याद दिला दिया है। लेकिन तभी ये प्लेयर आगे से कहता है कोई बात नहीं है, जिसके बाद अपने पास से एक बहुत बड़ा क्रिस्टल बाहर निकालता है और उसे तोड़ देता है, और वैल्यू से कहता है कि ऐसा आइटम उसके पास यहाँ पे पूरे की पूरे 8000 पड़े हुए हैं। दादर दादा। बाय द वे क्रिस्टल का नाम यहाँ पे रीबर्थ क्रिस्टल था, यानी कि ये 8000 बार पैदा हो सकता है, यानी कि इसकी एचपी कम होगी ही नहीं। और अगर तुम लोग सोच रहे हो इसके पास इतना पैसा आता कहां से है, तो इसका जवाब हमें अगले ही पैनल के अंदर मिल जाता है। दरअसल मंचल गेट सिविलाइजेशन के अंदर 3000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, जो कि यहाँ पे दिन रात घंटों घंटों काम करते हैं, बिना रुके बिना कुछ खाए पिए। चाहे वो मॉन्स्टर्स को हंट करना हो या फिर डेली काम करना हो, चाहे वो यहाँ पे माइनिंग करना हो, वो लोग बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं और हमेशा के लिए काम करते रहते हैं, ताकि वो लोग अपना 30 साल पुराना लोन अदा कर सके, ताकि उन्हें सैलरी मिले और वो लोग अपना लोन दे सके। और मुझे घंटा नहीं पता कि ये क्या चल रहा है, बुरा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। और उन्हीं की मदद से ये बना है यहाँ पे पे टू विन प्लेयर। जिसके बाद अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम अकेले पूरी देश की संपत्ति के साथ नहीं जीत सकते हो, यानी कि देश का पैसा, अगर तुम्हें संपत्ति के बारे में नहीं पता है तो। जिसके बाद ये वैलो के सामने एनिमे वाली वाइब्स मार रहा था कि समझे क्या, जिसपे वैलो आगे से कहता है जा यार। जिसके बाद वो दोबारा अपने डिमोनिक हाथ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उस प्लेयर को ताली बजा के मक्खी की तरीके मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये पे डू विन प्लेयर मक्खी से भी ज्यादा तेज था, इसलिए वो आसानी के साथ उसे डॉज कर लेता और साइड में आ जाता है। बाय द वे जिन पंखों का इस्तेमाल कर रहा था उनका विंग ऑफ स्पेस नाम था। साथ में इनहाइलेशन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वैलो के ऊपर अटैक करता है, तो वैलो उसे इजीली डॉज करता है, लेकिन उसका हाथ नहीं बच पाता, वो बीच से ही गायब हो जाता है। लेकिन पे टू विन प्लेयर आगे से कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है भाई। जिसके बाद वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी जाइंट शॉट को समन करता है, जिसकी एक्यूरेसी 70 प्लस थी, यानी कि ये निशाने पे लगेगी ही लगेगी, जो कि सीधा वैलो के ऊपर आके गिर रही थी। वैलो अपने वेपन को यहाँ पे ऊपर करता है और शॉट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वेपन के यहाँ पे अब धीरे धीरे करके धागे ढीले होते जा रहे थे। लेकिन उसी टाइम पे टू विन प्लेयर आगे से कहता है कि ये तो शुरुआत है मुन्ना, अभी तो देखो तुम आगे क्या होता है। जिसके बाद वो यहाँ पे गॉब्लिन कॉर्नेबल डिस्ट्रक्टिव पावर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करता है और उन्हें वैलो के पास फेंक देता है, जो कि यहाँ पे बड़े धमाके करते हैं। लेकिन इसके बावजूद वैलो को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तो वो अभी भी सही सलामत था। इसको देख के पे टू विन प्लेयर आगे से कहता है कि बड़ा अजीब आदमी है यार, कैसे भी कुछ करो साला मर ही नहीं रहा। वह पे वैलो अपने मन के अंदर सोचता है कि इन सभी आइटम्स और स्किल्स के साथ में जो कि गेम प्रोवाइड करता है, इन सभी लोगों के साथ निपटना काफी ज्यादा टफ है। और साथ ही में वैलो को ये भी महसूस हो रहा था कि यहाँ पे 3 और लोग हैं जो कि इसी के जितने ताकतवर हैं, और वो भी यहाँ पे उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए वैलो को समझ में आ जाता है कि उसे जीलिंग के इनर डीमन से अब और भी ज्यादा यहाँ पे सोल्स को लेना पड़ेगा, ताकि वो यहाँ पे इनके साथ फाइट कर पाए। जिसके बाद वहाँ पे और भी कई सारे धमाके होने लगते हैं, और ये सभी लोग अपनी जान बचाने की जगह पे उस धमाके को खड़े होकर देख रहे थे। खैर वो जो धमाका हुआ था वो यहाँ पे ज़ॉम्बी की वजह से हुआ था। वो यहाँ पे ट्रॉफी तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बावजूद उसे एक भी पॉइंट नहीं मिले थे, इसलिए वो ट्रॉफी की लात मारते हुए कहता है कि भाई पॉइंट काहे नहीं मिले हैं मुझे। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के 13 से कहता है कि तुम भी तो कुछ बोलो, तुम्हारा दिमाग कहाँ पे चल रहा है। तो हम लोग 13 को देखते हैं और इसका दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, ये उल्टी पे उल्टी करे जा रही थी। वहीं पे वो ज़ॉम्बी से कहती है कि अगली बार मुझे उठा के ना भागना, मॉन्स्टर मुझे खाते हैं तो खा लेने दो। और उस टाइम पे 3 अनडेड उसको खाने के लिए आगे बढ़े रहे थे। ज़ॉम्बी ये देखता और उसे बचाने के लिए उन तीनों के साथ भिड़ जाता है, और वो एक को पकड़ के दूर फेंक देता है, जिसको देख के वो दोनों घबरा गए थे। वहीं पे ज़ॉम्बी अपने मन के अंदर सोच रहा था कि उसे यहाँ पे इन सभी नए मॉन्स्टर्स को खत्म करना पड़ेगा इस स्टेज को क्लियर करने के लिए, जिसपे ये दोनों घबरा जाते हैं, अगर ये लड़ेगा तो फिर हम लोगों का वजूद ही कहाँ रहेगा। लेकिन पता नहीं क्यों ज़ॉम्बी को ये सभी क्रिएचर्स क्यूट लगते हैं। वो आगे से कहता है ये तो बड़े प्यारे हैं, और उनको देख के उसे यहाँ पे लैन और फर की याद आ जाती है, और वो मन के अंदर सोचता है कि मेरा दिल नहीं चाहता इन्हें नुकसान पहुंचाना। जिसके बाद वो फैसला करता है कि वो इन्हें नहीं मारेगा, वो इन्हें एजुकेशन देगा और उन्हें छोटे भाइयों की तरीके अपने पास रखेगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि ज़ॉम्बी कैसे क्या रखता है अपने पास। जिसके बाद वो लोगों के पास जाते हुए कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तो तुम लोगों के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। जिसपे वो तीनों अनडेड भी हैरान थे कि ये क्या कह रहा है माकालाल, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद वो एक को यहाँ पे हुआंग नाम देता है, दूसरे को यहाँ पे काई नाम देता है, और तीसरे के बारे में सोच ही रहा था कि इसे क्या नाम दूं। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे साहुआ अपनी ब्लेड का इस्तेमाल करता है और वो झटके के अंदर इन
इन तीनों की गर्दन काट देता है। इसे ज़ॉम्बी के सामने उसके जो 3 नए दोस्त बनने वाले थे या फिर छोटे भाई, उनकी फील्डिंग सेट हो जाती है। वहीं पे साहुआ अपने आप को बाहुबली समझ रहा था। उसे यही लगता है कि वो यहाँ पे सबसे बड़ा बाहुबली है और वो सोच रहा था कि वो ज़ॉम्बी की भी फील्डिंग सेट कर देगा। जिसके बाद वो यहाँ पे माइक को ज़ॉम्बी के बारे में बताता है कि यहाँ पे एक और अजीबोगरीब एक एबनॉर्मल डेटा है, उसके बारे में क्या करे। जिसपे माइक आगे से कहता है कि सोर्स डिटेक्ट हो गया, वो काफी ज्यादा बड़ा है, हमें उसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि गुस्सा था और उसकी आंख से आंसू आ रहे थे। खैर इसके बाद साहुआ पीछे मुड़ता है और वो ज़ॉम्बी को यहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरा मान रहा था, इसीलिए वो उसको खत्म करने के लिए यहाँ पे एक पावरफुल स्किल का यूज करता। उससे पहले ही ज़ॉम्बी उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जो कि उसकी स्किल को डिस्ट्रॉय करते हुए आ रहा था और साहुआ के सामने बस झपाक से कुछ रोशनी आती है, जिसके बाद वहां पे तम पावरफुल एक्सप्लोजिव निकलती है कि वो गेम अरेना को डिस्ट्रॉय करते हुए दूर जाके गिरता है। और वहीं पे ज़ॉम्बी ने यहाँ पे अपनी 4th फॉर्म का इस्तेमाल किया था डायरेक्ट पंच मारने के लिए, यानी कि मामला सीरियस है। वहीं पे ज़ॉम्बी का जो एक्सप्लोसिव पावर पंच था वो डायरेक्ट यहाँ पे जीलिंग के पर्पल मून स्पेस के अंदर घुस गया था, जो कि अब धीरे धीरे करके यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने वाला था टुकड़ों में बिखर के। और जीलिंग को अच्छे से पता है कि उसके यहाँ पे पर्पल मून स्पेस को सिर्फ एक ही चीज डिस्ट्रॉय करती है और वो है यहाँ पे ज़ॉम्बी की पावर। वहीं पे वो अपने स्पेस को छोड़ते हुए वहां से भागते हुए मन के अंदर सोचती है कि ऐसा क्या हो गया भाई कि ज़ॉम्बी इतना ज्यादा सीरियस होगा, किसका दिमाग यहाँ पे ठिकाने पे नहीं है जो यहाँ पे ज़ॉम्बी के साथ भिड़ गया। वहीं पे उसका पर्पल मून स्पेस धीरे धीरे करके सेटल होते ही जा रहा था, इसलिए वो तेजी के साथ भाग रही थी। खैर इसके बाद यहाँ पे उसका जो पर्पल मून स्पेस था वो यहाँ पे सेटल हो जाता है, इसलिए वो गेम इंस्टेंस भी आधा तो डिस्ट्रॉय हो ही जाता है और जो भी प्लेयर बचे हुए थे वो भी बेचारे एलिमिनेट हो जाते हैं। वहीं पे हम लोग जीलिंग को देखते हैं जो कि दूर छुपी हुई थी, वो यही सोच रही थी कि कौन है भाई, कौन है, किसको यहाँ पे इतनी चर्बी चढ़ी है जो ज़ॉम्बी के साथ पंगा ले लिया। वहीं पे वालों पीछे मुड़ के पेटू विन प्लेयर से कहता है वो तुम्हारे ही साथी है क्या दोस्त, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अर्थी मंगा लो 3, क्योंकि वो जिंदा तो नहीं बचने वाले। और वो मन के अंदर सोचता है कि अब वो थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता है। वहीं पे पेटू विन प्लेयर भी एकदम शांत था, उसे समझ में आ गया था कि मामला सीरियस हो चुका है, खतरे का आभास हो गया है इसको, क्योंकि ज़ॉम्बी ने जो पंच मारा था उसके अंदर उसने कोई भी स्किल कोई भी आइटम यूज नहीं किया, वो ज़ॉम्बी की रॉ स्ट्रेंथ यानी कि खाली ताकत। और यही बात पेटू विन प्लेयर को हजम नहीं हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर इसके बाद हम लोग साहुआ को देखते हैं जो उसका यहाँ पे लाइफ प्रोटेक्टिव तलिस्मा था वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया था बस ज़ॉम्बी की एक ही पंच से, और यही बात उसे हजम नहीं हो रही थी। वो फिर ज़ॉम्बी आगे बढ़ते हुए कहता है कि चलो इतना सोचा था उससे ज्यादा मजबूत हो, कम से कम तुम्हें मार के मुझे सेटिस्फेक्शन तो मिल ही जाएगी। वहीं पे हम लोग साहुआ को देखते हैं और इसे खतरे का आभास नहीं हुआ था, वैसा यही लग रहा था कि ज़ॉम्बी बस थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है एबनॉर्मल डेटा से, इसलिए उन लोगों को यहाँ पे हैवी अटैक करके उसका खेल खत्म करना पड़ेगा। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी सेटेड शॉर्ट क्लोन का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे ज़ॉम्बी से कहता है दम है तो इसका यहाँ पे अटैक झेल के दिखाओ तो फिर मैं तुम्हें मानूंगा। दरअसल ये शॉर्ट्स अपने कई सारे क्लोन बना सकती है, इसीलिए वो अपने कई सारे क्लोन्स बनाते हुए ज़ॉम्बी की तरफ आगे बढ़े थे, लेकिन ज़ॉम्बी यहाँ पे बस कराटे कुंफू मारते हुए उन सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पे असली शॉर्ट को भी पकड़ लेता है और पलक झपकते ही साहुआ के पास पहुंचता है और उसके ऊपर स्लैश मारता है। वहीं ज़ॉम्बी ने पूरी दम लगा दी थी, साहुआ तो हटके अपनी जान बचा लेता है लेकिन शॉर्ट खुद को नहीं बचा पाते, एक ब्लो के अंदर ही उसके यहाँ पे 2 टुकड़े हो जाते हैं। ज़ॉम्बी आगे से कहता है एकदम 2 क्वालिटी का माल है, अच्छा क्वालिटी इस्तेमाल किया करो। वही साहुआ काफी ज्यादा परेशान था, अब उसकी यहाँ पे शॉर्ट भी गई। वही पे ज़ॉम्बी शॉर्ट को फेंकते हुए उससे कहता है भागो नहीं, अभी तो हम लोगों ने फाइट भी नहीं शुरू की है। साइड से मिमी आती है जो कि ज़ॉम्बी से कहती है कि मुझसे फाइट करो ना। जिसके बाद वो यहाँ पे ज़ॉम्बी के हाथ को पकड़ते और अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देती है और धड़ाम से उसे दीवार में पटकती है। जिसके बाद वो अपने पंजे का इस्तेमाल करते हुए लगातार स्क्रैच मारते रहती है और वो ज़ॉम्बी को यहाँ पे संभलने का भी मौका नहीं दे रही थी। जिसके बाद वो लास्टली यहाँ पे अपनी रॉर का इस्तेमाल करते हुए एक जोर की चीख मारती है, इससे नीचे का जो बचा कुचा प्लेटफॉर्म था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं पे मिमी को ऐसा लग रहा था कि उसने यहाँ पे ज़ॉम्बी को हरा दिया, ज़ॉम्बी इतना ज्यादा कमजोर है कि वहाँ पे फाइट बैक ही नहीं कर पाया। तभी पीछे से ज़ॉम्बी बाहर निकलता है जो कि सीधा उसकी गुद्दी ही पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि तुम एकदम शैतान बिल्ली हो। ऐसा कहा जाता है अगर बिल्लियों को उनकी गर्दन से पकड़ लो तो वो हिलना बंद कर देती हैं। हाँ वो पक्का सही बात है, बेसिकली हम उनको रिलैक्स स्टेट में डाल देते हैं। अक्सर देखा होगा कि बिल्ली और कुत्तों को यहाँ पे उनकी मदर जो होती है उनको गर्दन से ही पकड़ती है, जिससे वो रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं। खैर मिमी के साथ भी यही हो रहा था, वो बेचारी कांप गई थी, हिल भी नहीं पा रही थी। ये रिलैक्स स्टेट में नहीं थी, ये घबराई हुई स्टेट में थी। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि माइक अपनी गोला बारूद का इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बी के ऊपर निशाना लगाता है और उसके ऊपर अपनी बजूका बम से छोड़ देता है अंधाधुन गोलियां बारूद और एनर्जी ब्लास्ट, जिसका नाम दी एम्पायर्स हीट था। हीट ब्लास्ट सीधा ज़ॉम्बी से ही जा टकराता और वहां पे दोबारा धमाका होता है, लेकिन ज़ॉम्बी को खरोच तक नहीं आती, जिसको देख के माइक भी हैरान था कि ये साला किस मिट्टी का बना है। वहीं पे ज़ॉम्बी ने पूरी हीट ब्लास्ट को अपने हाथ से ही ब्लॉक कर लिया था और साइड से हम लोग मिमी को देखते और ये चारों खाने चित हो चुकी थी। ये आगे से कहती है कि ये कौन सा प्लेयर है भाई जो कि अपने मैक्स लेवल पे चला जा चुका है। जिसके बाद हम लोग साहुआ को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि ये एक एबनॉर्मल डेटा है, इसने पक्का किसी तरीके की चीट मेथड का इस्तेमाल किया होगा अपने स्टैट्स को मॉडिफाई करने के लिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग यहाँ पे जो काम करने के लिए आए हैं वही काम करेंगे। जिसके बाद साहुआ यहाँ पे अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो इन लोगों ने सबसे बुरे हालातों के लिए बचा के रखी थी। साहुआ यहाँ पे अपनी इमोर्टल
स्टार्ट इन्फिनाइट शॉट आर्य का इस्तेमाल करता है, जिससे ज़ॉम्बी के ऊपर कई क्या इन्फिनाइट शॉट्स आ जाती हैं और वो आगे से कहता है कि ये इससे तो बच ही नहीं पाएगा। माइक ने भी अपने लिए यहाँ पे बहुत सारा माल बचा के रखा था। वो आगे से कहता है कि जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हम लोग अपने लिए अल्टीमेट मूव्स का इस्तेमाल करके ही आए थे। अगर हमें ये सब कुछ दिया जा रहा है तो फिर हम इस स्किल का इस्तेमाल करेंगे ही। जिसके बाद वो यहाँ पे एक गन को रिलीज करता है तो फिर आसमान पे जो स्पेस था वो हट जाता है और वहां से उसके लिए कई सारी फ्लाइंग फ्लीट आ जाती है। बेसिकली आर्मी थी या सपोर्टिंग आर्मी थी या फिर पटलूट थी, पता नहीं मुझे, लेकिन इस अल्टीमेट स्किल का नाम यहाँ पे फ्लीट बॉम्बर मेट था। जिसके बाद हम लोग मिमी को देखते हैं और वो आगे से कहते हैं अगर हर कोई यहाँ पे अपने अल्टीमेट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो भी पीछे क्यों ही हटे। इसके बाद वो भी अपने बीस्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अनडाइंग सोल कैट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ज़ॉम्बी से कहती है कि भले उसके यहाँ पे जो स्टैट्स हैं वो यहाँ पे हाई हो, लेकिन वो उन लोगों के साथ बिना अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करे फाइट नहीं कर सकता है। जिसके बाद वो तीनों यहाँ पे अपनी अल्टीमेट मूव्स का इस्तेमाल करते हैं और ज़ॉम्बी के ऊपर छोड़ देते हैं। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि आगे से कहता है वाह कितनी फ्लैशी ट्रिक्स है, गेम तो और भी ज्यादा मजेदार होते जा रहा है। लेकिन उसी टाइम पे उसके ऊपर गेम का लैग दोबारा यहाँ पे रिएक्ट कर देता है एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। इसके बाद मिमी आगे से यहाँ पे सीक्रेट आर्ट सोल फ्लेम लॉक का इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बी को पकड़ लेती है और उसे लॉक कर लेती है। जिसके बाद इन्फिनाइट शॉट अरे के यहाँ पे 10,000 शॉट्स अनलिश होती हैं जो कि लगातार ज़ॉम्बी के ऊपर कट मारती रहती हैं और उसको यहाँ पे धनिये के तरीके काट के रख देती हैं। जिसके बाद माइक भी यहाँ पे अपने ऑर्डर को रिलीज करता है तो फिर जो भी यहाँ पे बॉम्बर फ्लीट थी वो यहाँ पे अपनी कैनन्स को रिलीज करती है और माइक आगे से कहता है कि ज़ॉम्बी का तो खेल खत्म हुआ। जिसके बाद वो सभी फ्लीट यहाँ पे अपनी कैनन को रिलीज करती हैं और ज़ॉम्बी के ऊपर लॉन्च कर देती हैं। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि मन के अंदर सोच रहा था कि इतना ज्यादा लैग है वो यहाँ पे कुछ भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और जब हालात यहाँ पे हद से ज्यादा बिगड़ जाते हैं तब ज़ॉम्बी जानते हो क्या करता है नेक्स्ट फॉर्म के अंदर अपग्रेड करता है। जिसके बाद ज़ॉम्बी अपनी 5th फॉर्म का इस्तेमाल करता है और हमें पता है कि ज़ॉम्बी जब भी अपनी 5th फॉर्म का इस्तेमाल करता है तब वो यहाँ पे एग्रेशन के अंदर चला जाता है, यानी कि उसे लड़ने में और ज्यादा मजा आने लगता है। इसलिए वो पागलों की तरीके हंसते हुए कहता है कि पता नहीं उसने कब से इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया था। वहीं पे ज़ॉम्बी के पास फॉर्म बदल लेने से ही उसके ऊपर जैसे इन्फिनिटी का जोर आ जाता है, जैसे गोजो के पास उसकी इन्फिनिटी है वैसे ही, क्योंकि वो कैनन ज़ॉम्बी को छूती नहीं और हवा में ही गायब हो जाती है उसकी फोर्स की वजह से। वहीं पे ज़ॉम्बी की फॉर्म चेंज करने की वजह से उसकी जो यहाँ पे पावर रिलीज हो रही थी वो इतनी ज्यादा हाई थी कि उसकी फोर्स की वजह से ही ये तीनों ही यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और धड़ाम से दूर जाके गिरते हैं। वहीं पे माइक जब अपनी स्पेसशिप को इस तरीके से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है, वो लोग यहाँ पे किसी एनिमी से नहीं अपनी मौत से फाइट कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोग 13 को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाते इधर उधर भाग रही थी। वहीं पे अनडेड अपने काम में लगे हुए थे, इनका जो काम था ये वही कर रहे थे। हम लोग 13 को देखते हैं जो कि अपनी जान बचा के ऊपर चढ़ती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक से गेम डंजन के अंदर कैसे बदल गई। हाँ बस इस बात की खुशी थी कि वो यहाँ पे जिंदा बची हुई है अभी तक, और वो मन के अंदर सोचती है अगर वो यहाँ से जिंदा बच के निकल गई तो 1 साल की छुट्टी लेगी, ऑफिस झांकने तक नहीं जाएगी वो। लेकिन तभी उसके सामने यहाँ पे धमाका होता है जो कि ज़ॉम्बी ने ही किया हुआ था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि पागलों के तरीके हंसे ही जा रहा था और वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने अगर मुझे इसी तरीके और भी ज्यादा सरप्राइज नहीं दिखाए तो फिर भूल जाना कि तुम लोग यहाँ पे थे भी। इसके बाद हम लोग पे टू विन प्लेयर को देखते हैं और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि एम्पायर सिविलाइजेशन की मेन शिप्स यहाँ पे ज़ॉम्बी को एक खरोज तक नहीं मार पाए तो फिर उसके आइटम्स यहाँ पे क्या ही उखाड़ लेंगे। और सबसे परेशानी की बात यह है कि अगर ये लोग डंजन के अंदर मारे जाते हैं तो फिर इन्हें रिवाइव भी नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग सौ हुआ को देखते हैं जो कि आगे से कहता है समय आ चुका है और वो सबसे पावरफुल टेक्निक इस्तेमाल करने का, जिसमें मिमी और माइक अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये कुछ करने वाला है, हमें एकदम अच्छे से देखना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल वो यहाँ से कल्टी मार लेता है ये कहते हुए पहले जान बचाओ जिसके बाद लड़ने के बारे में सोचेंगे। और वो यहाँ पे भागने के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, डिवाइन लाइट शॉट एस्केप टेक्निक। फिर सौ हुआ उड़ते हुए सीधा डायमेंशन लॉक के एक चैम्बर की तरफ जा रहा था जो कि एक लेजेंडरी आइटम था और इसको यहाँ पे डायमेंशन लॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इन लोगों को यहाँ से किसी और जगह पे लेके जा सकता है। खैर वो आइटम यहाँ पे इनकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता है और यहाँ पे दरवाजा खोल देता है और ये दरवाजा सिर्फ 4 लोगों के लिए ही खोला जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो सौ हुआ है, जिसके बाद मिमी है, माइक और साथ ही में अपना पे टू विन प्लेयर है। वहीं पे हम लोग सौ हुआ को देखते हैं जो कि इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था कि पूछो नहीं, और वो ये कहते हुए जा रहा था कि बस एक बार यहाँ से निकल जाओ जिसके बाद वापस आके इस ज़ॉम्बी को बताता हूँ। लेकिन ये दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचने वाला था उससे पहले ही ज़ॉम्बी इसको पकड़ लेता है और उसके कंधे में हाथ डाल के कहता है कहाँ जा रहे हो दोस्त, और तुम अभी कुछ कह रहे थे मुझसे कि एक बार वापस आओगे तो फिर ये सब बातें पुरानी हो गई हैं, यहीं पे रुको, थोड़ा सा बात करते हैं और थोड़ा सा मजा लेते हैं। जिसके बाद वो साहुआ के सर को पकड़ता है और नीचे की तरफ डाइव मारते हुए उसका मुंह सीधा फ्लोर में जा घुसाता है। वह ज़ॉम्बी एकदम फुल मूड में था, वो आगे से कहता है तुम तो बड़े मजबूत हो यार, ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ और भी ज्यादा खेल सकते हो। जिसके बाद वो उसे टांगों से पकड़ता है और भाई जो उठा उठा के पटकता है। हमें साहुआ की शक्ल दिखाई जाती है तो पता चलता है कि बंदे का भाई माथा हिल गया है। वहीं पे ज़ॉम्बी
अभी भी नहीं रुक रहा, वो उसे अभी भी उठा उठा के पटक रहा है। वहीं पे ज़ॉम्बी देखता है कि ये तो अभी भी जिंदा है, वन पीस में है, जिसको देख के उसे और भी ज्यादा मजा आ जाता है, जिसके बाद वो उसे और भी ज्यादा बेदर्दी के साथ उठा उठा के पटकने लगता है। फिर जब ज़ॉम्बी यहाँ पे साहुआ को धोबी पछाड़ दे रहा था, उसी टाइम पे वो तीनों यहाँ से कट लेते हैं डायमेंशन लॉक के अंदर। इन लोगों ने छोड़ दिया साहुआ को पीछे, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। वहीं पे ज़ॉम्बी साहुआ से कहते हैं कि देखो तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ के चले गए, आजकल के लोगों के अंदर बिल्कुल भी मोरल से नहीं है, यानी कि इंसानियत नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ पे कहता है कि मैं जरा उन तीनों को लेके आता हूँ, जिसके बाद हम पांचों मिलके पोसंपा भाई पोसंपा खेलेंगे। वहीं पे हम लोग मिमी, माइक और पेटू विन प्लेयर को देखते हैं, जो कि आगे से कहते हैं दरवाजा बंद करो, वो आ रहा है, दरवाजा बंद करो। मिमी आगे से कहती है बंद कर रही हो, बंद कर रही हो। इसके बाद वो लोग एकदम जल्दी जल्दी से अपनी उंगलियां चरा रहे थे, पासवर्ड ऐसा डाल के यहाँ से निकलना चाहते थे। बस ये दोबारा आना नहीं चाहते यहाँ पे, बस निकलना चाहते हैं। लेकिन उस टाइम पे मिमी देखती है कि ज़ॉम्बी उसकी तरफ उड़ते हुए आ रहा है, जो कि कह रहा था कि भागो नहीं, अभी तो और भी खेलना है। इससे मिमी की रूह कांप जाती है और वो लोगों से कहती है दरवाजा बंद करने में मदद करो यार पहले। जिसके बाद वो दरवाजे को पकड़ते और बंद करते हुए कहते हैं कि ना हो भाई ना हो, तुम्हारी जरूरत नहीं यहाँ पे। और किस्मत से ज़ॉम्बी के पहुंचने से पहले उनका दरवाजा यहाँ पे बंद हो जाता है और लोग यहाँ से कल्टी भी मार लेते हैं उस आइटम के साथ में। हालांकि इन लोगों का जो बीपी था वो इतने समय उछाले मार रहा था, ये लोग जिंदा लाश बन चुके थे। इन्हें चैन की सांस आ रही थी अब धीरे धीरे करके कि ये लोग सर्वाइव कर गए। खैर इसके बाद यहाँ पे गेम खत्म हो जाता है, यानी कि इनका मिशन। जिसके बाद यहाँ पे जो चारों सिविलाइजेशन थे उनके गेट खुल जाते हैं, यही से ये लोग अपनी सिविलाइजेशन के लिए जा सकते हैं। इंपीरियल सिविलाइजेशन के जो टॉप प्लेयर थे, यानी कि वहाँ के लीडर, वो माइक से कहते हैं कि तुमने अपना मिशन फेल कर दिया है और बिना किसी अथॉरिटाइजेशन को बताए हुए तुम वापस आना चाहते हो, उसका क्या मतलब है। जिसके बाद हमें एम्पायर ऑफ द एम्पायर सिविलाइजेशन की क्वीन से या फिर मालिक से मिलवाया जाता है, जो कि सीजी थी। इसका नाम सीजी है और पता नहीं इसके ऊपर से क्या क्या तारे गए हुए हैं, मतलब साई-फाई टाइप में है ये। वह भी वो माइक से कहती है कि तुमने हमारी बेइज्जती करा दी है, मुझे एक रीजन दो जिससे मैं तुम्हें एग्जीक्यूट ना करूं। तुम्हारे पास 3 मिनट है, जल्दी से जवाब दो। माइक आगे जवाब दे पाता उससे पहले यहाँ पे मिमी की साइड से भी वही जवाब आता है जो कि यहाँ पे सीजी ने बोला था। वहाँ का जो सुप्रीम लीडर था वो आगे से कहता है कि ये ऑपरेशन यहाँ पे मर्चेंट गिल्ड सिविलाइजेशन के साथ होना था और कई सारी सिविलाइजेशन भी इसके साथ ही थी, लेकिन तुम लोग एक साथ भाग के आए हो, इसका मतलब यह है कि कुछ तो हुआ है। जिसके बाद वो यहाँ पे मिमी से उसकी एक्सप्लेनेशन मांगता है। हमें पता चलता है कि ये फ्यूरी सिविलाइजेशन का हेड है, जिसका नाम वैंग काई है। साथ ही में वैंग काई यहाँ पे मर्चेंट सिविलाइजेशन की लीडर यानी कि टॉप 2 से कहता है कि जो भी लॉस हुए हैं वो तो तुमने अभी तक कैलकुलेट ही कर लिए होंगे, तुम्हारा यही तो काम है। इसके बाद हम लोग टॉप 2 को देखते हैं, जो कि P2 विन प्लेयर से कह रहे थे कि तुम्हें पता भी है कि हमें कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि टॉप 2 को पहले ही पता चल चुका था कि वहाँ पे एक अजीब सा एबनॉर्मल पावरफुल डेटा आ गया था, जिसके लिए उन लोगों को अपनी जान बचा के भागना पड़ा, क्योंकि वो लोग उसे इरेज ही नहीं कर सकते थे। जिसपे P2 विन प्लेयर आगे से कहता है कि हाँ, वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा भयानक था कि हम लोग पैंट में हक दिए थे। बताने में सारा मारे है, लेकिन फिर भी हक दिए थे हम। उसकी स्ट्रेंथ हमारी उम्मीदों से कई गुना ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। मिमी भी आगे से ये कहती है कि उसे तो यही लग रहा था कि वो दिन में सपना देख रहे हुए, वो भी भयानक सपना। माइक आगे से कहता है कि उन लोगों ने जैसे ही डायमेंशनल लॉक को एक्टिवेट किया तो वो लोग तुरंत वहां से भाग गए और उस मॉन्स्टर को उसी गेम के अंदर लॉक कर दिया, यानी कि डंजन के अंदर। इन तीनों की सिविलाइजेशन को तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन साहुआ की सिविलाइजेशन का क्या? इसलिए वहां का जो हेड था वो आगे से कहता है मेरा चेला कहाँ पे है, बताओगे तुम लोग। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे नाइट एरेंट सिविलाइजेशन के मास्टर को देखते हैं, जिसका नाम बाइमो दासी था, जो कि उन लोगों से कहता है कि मेरा डिसाइपल कहाँ पे है, मुझे ये बताओ पहले। और वो उन लोगों से कहता है कि इतनी चुप्पी क्यों बनी हुई है। जिसपे इन तीनों के पास ही जवाब नहीं था, ये तीनों ही घबराए हुए थे कि उसे छोड़ के जो आ गए थे। जिसपे ये तीनों अपना अलग अलग जवाब देते हैं। जिसपे P2 विन मनी वाला प्लेयर आगे से कहता है कि वो तो हमारे लिए वहीं पे ही रुक गया, वो हमारी सेफ्टी के लिए वहां पे रुका है। माइक आगे से कहता है बहुत ज्यादा बहादुर वॉरियर था वो, पूरे एम्पायर में इतना ज्यादा बहादुर वॉरियर नहीं है उसके जैसा। वहीं पे मिमी आगे से कहती है क्या पता उसे पहले ही खा लिया गया हो। और तभी साइड से एकदम पीछे से आवाज आती है कि तुम लोग इसे ढूंढ रहे हो क्या। और तभी ज़ॉम्बी वहां पे आता है, जो कि साहुआ को उनके पास डाल देता है किसी लाश की तरीके, और उन लोगों से कहता है कि चिंता न करो, मैं इसे तुम्हारे लिए ही लेके आया हूँ। पेदासी अपने पोर्टल से यहाँ पे साहुआ को देखता है तो उसकी भी सांस अटक जाती है और ज़ॉम्बी किसी हॉरर मूवी के भूत के तरीके वहां का दरवाजा चीरते हुए कहता है कि मैं आ रहा हूँ। जिससे तीनों की दिमागी फटी, ये हक दिए पैंट में, इतनी ज्यादा इन लोगों की फट गई। जिसके बाद ज़ॉम्बी वहां का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर ही आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि यार उन नंबरों ने तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आ पाया हूँ, लेकिन यहाँ की जगह ज्यादा बढ़िया है। नंबरों से मेरा मतलब बाइनरी, कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी से बनी है 0101, और क्योंकि ये सारी चीजें डेटा पे बनी हुई है तो वो भी नंबरों में ही होगा। जिससे इन तीनों की तो फटी, ये तीनों आगे से प्रार्थना करने लगते हैं कि भगवान इस बार बचा लो, सब कुछ छोड़ देंगे, हम सर मुंडवा के संत बन जाएंगे। पीसीसी आगे से कहती है कि तुम डंजन स्पेस को तोड़ के आए हो, डेटा और कियोस को यहाँ पे झेल के आए हो, ऐसी फिजिकल बॉडी होना नामुमकिन है। लेकिन वह कई समझदार था, वो आगे से कहता है कि जल्दी से डायमेंशनल लॉक को बंद करो, हम इसे बिल्कुल भी यहाँ पे अपनी लॉगिन स्पेस के अंदर कुछ भी करने नहीं दे सकते हैं। जिसपे दासे भी आगे से यही कहता है कि अगर ये यहाँ पे डायमेंशनल लॉक के अंदर घुस सकता है तो ये कहीं भी घुस सकता है, जल्दी से सिस्टम डेटा का इस्तेमाल करो इसे डिलीट करने के लिए और इसे हमेशा के लिए मिटा दो। स्पीड नंबर 2 आगे से कहती है कि तुम लोग जब ये बकवास पे ले हो तो मैं ये पहले ही सब कुछ सोच चुकी थी, और वो तुरंत यहाँ पे काम को चालू भी कर देती है और डायमेंशन
लॉक के अंदर जो भी डेटा था उसे यहाँ पे डिलीट करना शुरू कर दिया जाता है, जिसमें इन तीनों की भी बलि चढ़ने वाली थी। और ये आगे से चीख के कह रहे थे कि मालिक हम लोग यहीं पे ही हैं, हमें बारे में तो सोचो। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा जोर से गुस्सा आता है। वो आगे से कहता है कि मैं यहाँ पे इतनी दूर से आया तुम लोगों से हेलो बोलने के लिए, और तुम लोग मुझे इस तरीके से दिखा रहे हो जैसे कि मैं कोई मक्खी हूँ, कीड़ा हूँ जो भगाए दे रहे हो। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अब तुम लोग मुझे यहाँ पे गलत ना समझना, जब मैं तुम लोगों को दिया हुआ फल तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पे एक जोरदार पंच मारता है, और ये पंच इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि ज़ॉम्बी की जो ब्लड वेसल्स या फिर उसकी जो पावर है वो यहाँ पे डायमेंशन स्पेस को तोड़ते हुए सीधा इन लोगों की सिविलाइजेशन के अंदर जा घुसती है। इसके बाद यहाँ पे जो टॉप 2 की बिल्डिंग थी उसके अंदर एक तगड़ा धमाका होता है। इससे जो भयानक धमाका हुआ और इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था कि इस अटैक से हुआ क्या था, क्योंकि अगले ही चैप्टर के अंदर हम लोगों को एकदम स्पेस जगह दिखाई जाती है, एकदम खाली जगह जहाँ पे चैट ग्रुप चालू थी। वो चारों सिविलाइजेशन के हेड यहाँ पे आए हुए थे एक दूसरे से बात करने के लिए, ताकि वो ज़ॉम्बी नाम की मुसीबत को अपने ऊपर से हटा सके। टॉप 2 उन लोगों से कहती है कि सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरे को क्यों बुलाया है, लेकिन वो ऑपरेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया किसी एबनॉर्मल डेटा की वजह से। दासी आगे से कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे हजारों प्लेयर्स इतनी बुरी तरीके से करप्ट हो जाएंगे और अनडेड के अंदर बदल जाएंगे। सालों तुम्हारा ही तो प्लान था, अब क्या यहाँ पे दिखा रहे हो सिंपैथी। खैर इन लोगों के इस प्रोजेक्ट की वजह से अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बवाल मच चुका है, क्योंकि कई सारे अनडेड बन चुके हैं जो कि अब इन लोगों की ही कह के ले रहे हैं, और किसी भी पल ये जो हजारों अनडेड्स हैं इन लोगों की सिविलाइजेशन के अंदर घुस के इन लोगों की खटिया खड़ी कर सकती है। इन लोगों ने वही चीज बोली है, ये लकड़ी क्यों पड़ी है झाड़ में, आजा घुस जा मेरी, वही चीज इनके साथ हो रही है। और साथ में इन लोगों के जो टॉप 4 प्लेयर्स थे वो भी यहाँ पे सेक्रीफाइस हो गए। अगर उन्हें रिवाइव भी कर लिया जाए तो वो यहाँ पे अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर नहीं कर पाएंगे, यानी कि एकदम नॉर्मल से प्लेयर रहेंगे। अब टॉप टायर तो भूल ही जाओ। तब वैंग का सबसे जरूरी चीज बताता है कि वो मिस्टीरियस एब्नॉर्मल डेटा यानी कि ज़ॉम्बी इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने यहाँ पे इन लोगों के टॉप टायर प्लेयर्स के साथ में डेटा वर्ड से होते हुए, यानी कि उसको तोड़ के यहाँ पे डायरेक्ट इन लोगों की लॉगिंग लॉबी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे इन लोगों को बहुत ज्यादा भारी नुकसान हुआ है। और इसीलिए ज़ॉम्बी की जो पावर लेवल है उसको यहाँ पे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वहीं पे लोग टॉप 2 को देखते हैं जो कि रो रही थी, जिसपे दासी उससे कहता है रो लो, मेरा डिसाइपल भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मार खाया है। वैंग का भी आगे से कहता है मुझे पता है कि तुम्हें अपने सबऑर्डिनेट की कितनी ज्यादा चिंता है। सीजी भी आगे से कहती है मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो। जिसपे टॉप 2 आगे से रोते हुए कहती है कि हरामी ने मेरी बिल्डिंग उड़ा दी, जहाँ पे सारा माल रखा हुआ था, सारी इन्वेस्टमेंट मेरी खराब हो गई, सारा पैसा चला गया, मेरा जितने पर्सनल एसेट थे वो गए, मुझे बचना चाहिए, आई वांट रिवेंज। जिसके बाद उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम लोगों ने ये चैट ग्रुप मुझे उंगली करने के लिए बुलाया है क्या, साला ऐसे ही मेरा मूड खराब है और तुम लोग फालतू की बकवास करके और याद दिला के मूड खराब कर रहे हो। जिसपे तो दासी और वैंग का हैरानी हो जाते हैं कि ये इसलिए टेस्वे बहा रही थी क्योंकि इसके पैसे चले गए। साथ ही में सीजी का भी एकदम सेम ही विचार था कि ये इसलिए टेस्वे बहा रही थी, सबऑर्डिनेट से ज्यादा इसको पैसे प्यारे हैं। वह सीजी यहाँ पे टॉप 2 से कहती है कि ये तो सिर्फ फाइनेंशियल लॉस है ना, और तुम्हारे सिविलाइजेशन के पास कुछ इंश्योरेंस कंपनी करके कुछ तो है ना, जिससे तुम्हें जो भी पैसा लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाता है। जिसपे टॉप 2 तो अपने घुटनों पे आके रोने लगती है। सीजे उससे कहती है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। जिसपे टॉप 2 आगे से कहती है कि अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब तुमने इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बोला तो और भी ज्यादा दिल भारी हो गया। जिसके बाद वो और भी ज्यादा चीखते और रोते बिलखते हुए कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी भी उसी की ही है, अब तो उसे अपने पैसों के साथ साथ बाकियों का भी पैसा देना पड़ेगा, यानी कि कंपनसेशन का अमाउंट और भी ज्यादा बड़ा हो गया है। और सबसे ज्यादा परेशानी की बात तो ये है कि टॉप 2 के पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। वो पे इन तीनों का हो गया था, ये भाई उब चुके थे। इसलिए दासी आगे से कहता है कि पैसों की बात हम लोग बाद में करेंगे, जिस मैटर के लिए आए हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी मैटर है। ये लोग ये डिस्कस करना चाहते थे कि ये लोग ज़ॉम्बी को कैसे एलिमिनेट करेंगे हमेशा के लिए, ताकि इनकी धरती के ऊपर शांति बनी रहे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही खत्म